नमस्कार दोस्तों। अब पाकिस्तान के अंदर कोई भी प्रधानमंत्री आता है तो उसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ओके, अब पैसे किससे लिए जाए, कैसे लिए जाए। अब ज़रा देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान, जो कि अरब कंट्रीज़ का लाडला एक समय पर हुआ करता था, और वो भी इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान के पास एक अच्छी खासी बड़ी आर्मी है। ठीक है। तो उससे पाकिस्तान को एक एज मिल जाती थी, ऊपर से न्यूक्लियर पावर भी था, तो अभी भी है, तो उससे एक एज मिल जाती थी। तो कई सारे अरब कंट्रीज जो खुद की आर्मी डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ी आर्मी अगर उन्होंने कर ली तो कू हो जाएगा, तो वो छोटी आर्मी रखते थे, तो कई बार भाड़े के टट्टू वो मंगवा देते। और पाकिस्तान की एक रिस्पेक्ट हुआ करती थी कि भी पाकिस्तान अगर 500 मिलियन, 1 बिलियन, 2 बिलियन मांग लिया करता था तो उनको मिल जाया करते थे। लेकिन आज जो सिचुएशन है वो एकदम विपरीत हो चुकी है। पाकिस्तान को उस हिसाब से पैसे मिलते नहीं है, वापस भेज दिया जाता है। ज़रा सोचिए उसके प्रधानमंत्री को, मतलब उस कंट्री का सबसे बड़ा लीडर, सबसे बड़ा जो रिप्रेजेंटेटिव, उसको वापस भेज दिया जाता है। ज़रा सोचिए कितने बुरे हालात हो चुके हैं पाकिस्तान के। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत ये सोचना शुरू कर देती है कि अब हमने पैसे किससे लेने हैं। क्या हम इतने मतलब अखलाकी तौर पे हम इतने गिर गए हैं। सऊदी अरब का रवैया जो है वो काफी इंसल्टिंग किस्म का हो गया था, जो उन्होंने लोन वगैरह दिया 2-3 बिलियंस। वो जिसे कहते हैं ना, वो मतलब मारते पहले और सोचते बाद में, और मेरे ख्याल में ठीक भी करते हैं। तो अब ये शहबाज शरीफ का भी बिल्कुल यही है। सऊदी अरब जाने का मकसद जो है कि मैंने पैसे किससे लेने हैं, कर्ज किससे लेना है। और ये आप देख सकते हैं, कल की बात है कि इमरान खान का भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि मैंने पैसे किससे लेने हैं। और सऊदी विजिट इस हवाले से एक कंट्रोवर्सी बनी थी बड़े अरसे तक। इमरान खान जो है वो नहीं गए थे और बिलाखिर उनको जाना पड़ा था उन्हीं पुरानी टर्म्स और कंडीशंस पे जिन पे बाकी हुक्मरान जो हैं वो जाते रहे हैं। तो अगर आप पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक टाइज हैं या डिपेंडेंसी है सऊदी अरबिया पे, उसको देखें तो उसके बहुत सारे फॉल्ट्स हैं। उसमें सऊदी अरब जो है वो नकद पैसे से लेके जो डेफरल प्राइसेस पे पेमेंट्स पे जो है वो ऑयल वगैरह और इस देता रहा। और इसके अलावा जो एक और बड़ी चीज़ जिसकी वजह से सऊदी अरब की तरफ ये देखते रहे कि उसको वो एक स्प्रिंग बोर्ड की तरफ के तौर पे भी यूज़ करते रहे। कभी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या दूसरी इस तरह की ताकतों के साथ अगर उनके ताल्लुकात दुरुस्त नहीं थे या खुशगवार नहीं थे या उनमें किसी तरह की कोई जो है वो सरदमोरी थी, तो उसके लिए भी। तो इस हवाले से ये एक चीज़ जो है ये मैं समझता हूँ कि बड़ी एक सेट किस्म का पैटर्न रहा है। और इसके पीछे डेफिनेटली सबसे बड़ा मकसद जो है, पहला बड़ा, वो पैसे मांगना है। और पैसे मांगने के हवाले से जो पाकिस्तान में सबसे बड़े दावेदार रहे हैं अपने आप को खुद कफालती या खुददारी, या अब जो है वो एक नया तस्वुर इकबाल का जो खुदी का और ये सारा आ रहा है, जो उससे एक मतलब मसनूई किस्म की बरतरी का ही एक शक्ल है ये। तो उस वो लोग भी, उन्होंने भी बिलाखिर यही किया कि जाके सऊदी अरब के आगे जो है वो कशकोल रखा। लेकिन इमरान खान ने यही कौम बनाई है, इमरान खान ने यही लोग जमा किए हैं अपने इर्द गिर्द और उनको यही सिखाया गया है। हम जाहिलों की बात तो करते हैं, हम मदरसों की बात तो करते हैं, लेकिन ये पढ़े लिखे जाहिल, इनका क्या किया जाएगा। इनके लिए कुछ चीज़ जो है, कोई बात जो है वो नहीं रह गई है जो जो कि लोगों के सामने ना आई हो। और इमरान खान साहब ने इसी किस्म का यूथ जो है वो अपना शामिल किया है अपनी पार्टी में और अपने लोगों को यही सिखाया है। यूथ में इसलिए कह रही हूँ कि वो हमेशा कहते रहे कि जी ये नौजवानों की जमात है। यानी जिस तरीके से आप अपने पूरे जो है वो भानुमती का कुंभा लेके तो आप जाते हैं वहाँ पे जो उम्रा करने के लिए, ये इबादत से ज़्यादा एक डिस्प्ले है। और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के गरीब लोगों के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है कि आप जो है वो हुकूमत में, ये बात नहीं कि आप अपने पैसे खर्च करते हैं या नहीं, आप इलेक्ट हुए हैं तो आप पाकिस्तान के अवाम के जो है एक तरीके से खादम हैं, जैसा कि शहबाज शरीफ कहता है। और आप अगर टाइम भी निकालते हैं किसी तरीके से, कोई भी जो है वो रिसोर्सेज रियासत के किसी हवाले से भी यूज़ करते हैं और आप अपने ज़ाती मकसद के लिए, और खुदा को खुश करना इंसान का ज़ाती मकसद है, आप खुदा को खुश करते हैं या नाराज़, ये आपका बहुत ही ज़ाती किस्म का फ़ेल है। और इसको एक पूरा कौमी
फेल बना देना और पूरी इलेक्टेड कैबिनेट और उसके सारे जो है वो लोग जो हैं वो उसमें शामिल हो जाएं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही अननेसेसरी किस्म का डिस्प्ले ऑफ रिलीजन है और ये इसके बहुत ही जो है वो गलत किस्म के नफसियाती असरात अवाम पे पड़ते हैं और अवाम ये देखते हैं कि हम गरीब लोगों के वोट से ये लोग इलेक्ट होके तो फिल फॉर जो है वो उम्रे और हज और इस तरह के जो है वो कामों पे निकल जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है जिसका बहरहाल जो है इस पे सोचा जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, सोचा जाना चाहिए। दूसरा सर, ये जो आपसे रिक्वेस्ट करनी है, इस पे ज़रा कमेंट करें कि ये जो रिसेंटली अभी हमने देखा कि सऊदी अरब के अंदर जो हालात ख़राब हुए, मस्जिद नबवी के अंदर मामलात ख़राब हुए, जिसमें जो डेलीगेशन गया था वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का, और वहाँ पे ख़ातून इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर जो थी, उनके ऊपर नारे कसे गए। और मैं देख रहा था कि शेख रशीद साहब जो हमारे मेंबर नेशनल असेंबली हैं, साबका वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर प्लानिंग को की हुई थी। उनका भतीजा जो कि मेंबर नेशनल असेंबली है, उन्होंने भी एक वीडियो डाली कि जी हमने भगा डाल दी है, ये मस्जिद नबवी में नमाज़ अदा नहीं कर सकते और ये एंड वो। अ, तो ये ज़ाहिर बात है, वो सारे डेलीगेशन के साथ तो इस तरह नहीं हुआ। बाकी शहबाज शरीफ साहब की तो बड़ी हाई प्रूफ सिक्योरिटी थी, वो तो सारा कुछ कर गए। उनको तो कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन ये जो अकेले लोग गए थे, शाहज़ैन बुगटी और इस तरह, तो उनके साथ सर ये बताएँ कि इमरान खान साहब हमें किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं? उधर टर्की में सर पाकिस्तानियों ने प्रोटेस्ट किए और उनको वहाँ से निकाला गया और उनके ऊपर सुना एफआईआर, वहाँ पे पुलिस उनको पकड़ के ले गई, वो स्टूडेंट थे। तो ये पूरी दुनिया में जो इमरान खान साहब ने ये हलचल मचा दी है, तो ये लोग कहते हैं इमरान खान साहब के अपने बच्चे, भले डिवोर्स वाली शादी है, डिवोर्स हो चुकी है, लेकिन अपने बच्चे तो लंदन में हैं। बच्चे तो इन्हीं के हैं ना, वो कौन-सा इन्होंने छोड़ दिए हैं। उनको लंदन में बिठाया हुआ है, अवाम जो है उसको ज़लील कर रहे हैं, इनका पाकिस्तान में है ही कुछ नहीं है। तो ये जो इमरान खान साहब ने सियासत का आगाज़ किया है कि जी मार-कुटाई और फ़साद, दंगा, और अभी उन्होंने कहा है मेरे साथ 20 लोग इस्लामाबाद चलो, मैं वहाँ प्रेशर करूँगा, मैं इलेक्शन कमीशन को दबाऊँगा, मैं किसी को नहीं मानता, मेरे लिए मेरी अदालतें मेरे खिलाफ है, ब्यूरोक्रेसी मेरे खिलाफ है। ये किधर जा रहे हैं हम सर? ये तो आइंदा कहा जा रहा है कि खाना जंगी की बातें हो रही हैं। वहाँ पे एक भाई दूसरे भाई को मार रहा है, घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगहंसाही हो रही है। सऊदी अरब में बैरिस्टर साहब, लोग पूरी मुस्लिम उम्मा से लोग आते हैं। इंडोनेशिया से भी आते हैं, मलेशिया से भी आते हैं, कहाँ-कहाँ, इंडिया से भी जाते हैं। कभी हमने इस तरह की चीज़ नहीं देखी जो पाकिस्तानी करते हैं। ऐसा क्या है पाकिस्तानियों को? ऐसे क्या मसले हैं जो कि आप समझते हैं कि पाकिस्तानी हर जगह अपने आप को साथ इस तरह कर रहे हैं और अपनी जगहंसाही करा रहे हैं? सर। देखें जी, इसमें एक तो बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है ना, उसको मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है। और चूंकि बेशतर जो पीरियड ऑफ हिस्ट्री है उसमें पाकिस्तान में चूंकि मिलिटरी डिक्टेटर्स रहे हैं, तो उसी के बतन से जो आगे डेमोक्रेसी ने जो स्टार्ट लिया है उसमें अभी तक लोगों ने वाज़े तौर पे वो लकीर नहीं खींची है कि जमहूरियत और आमरीत में क्या फ़र्क होता है। पाकिस्तान में जमहूरियत को भी आमराना तरीके से और आमराना रवैयों के ज़ेर असर चलाया जाता है। जमहूरियत का जो अपना एक कल्चर होता है उसको समझा ही नहीं जा रहा और स्पेशली लीडरशिप जो है वो उसको बहुत ही ग्रासली वायलेट कर रही है। जो अभी आपने मिसाल दी खुसूसन इस केस में, देखें जमहूरियत जो है एक पूरा सिलसिला अमल होता है और जब तक उसके बुनियादी लवाजमात, बुनियादी शराइत जो हैं वो आप पूरी नहीं करते और आप ये समझते हैं कि सिर्फ वोट के जोर पे या मजमा इकट्ठा करने के जोर पे जो है आपकी मर्जी या आपके अहकामात या आपकी ख्वाहिशात पे सारे लोग अमल करें, तो वही असल में आमरीत की एक बदतरीन शक्ल है। फाशिज्म उसको इसीलिए कहते हैं। इसमें अगर सिर्फ इलेक्ट होने की बात है तो हिटलर भी इलेक्ट हो गया था और फाशिज्म के जितने बानी और ये बड़े बड़े उसके जो लीडर हैं वो सारे इलेक्टेड थे। उस तरीके से देखा जाए एक कंट्रोल्ड किस्म की डेमोक्रेसी के अंदर। तो इसमें जो है वो बुनियादी बात ये है कि पाकिस्तान में जो कल्चर एग्जिस्ट कर रहा है वो गैर जमहूरी है,
लेकिन वहां पे 5 साल बाद या 4 साल बाद वोट कराने को लोग जमहूरियत समझ बैठे हैं, जिसके नतीजे में अब मौजूदा सूरत हाल में अब आप देखें कि अगर आपके पास 10 लाख आदमी आप जमा कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप मुल्क की पार्लियामेंट, मुल्क के जो इदारे हैं, मुल्क की अदालतें हैं, या कोई भी जो आपका इंस्टीट्यूशन है जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को कैरी ऑन करने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों, जमहूरी मुल्कों में होते हैं, तो आप उसको बाईपास करते हैं, चूंकि आपके पास जी इतनी कैपेसिटी है कि आप इतने लाख लोग जमा कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कल कोई दूसरा आ जाता है, ख्वाह उसके नजरियात, ख्यालात और ओरिएंटेशन कितनी ही खतरनाक क्यों ना हो, वो आपसे 15 लाख आदमी जमा कर लेता है, तो इसका मतलब है आपकी छुट्टी है। ये एक ऐसी रवायत है जिसको दूसरे अल्फाज में और सादा ज़बान में ये गुंडागर्दी की एक शक्ल है। गुंडा जो है वो क्या करता है अल्टीमेटली, कि वो ये करता है ना कि मेरे पास ज्यादा ताकत है, मैं ज्यादा बड़ा चाकू मार सकता हूँ या गोली चला सकता हूँ, तो इसलिए लोग मेरी बात सुने। उसमें वो जाहिर है दलील के बजाय या किसी प्रोसेस को फॉलो करने के बजाय अपना एक तर्ज अमल जो है वो लोगों पे मसलत करता है। तो वही जो है उसको अगर आप बड़े पैमाने पे मसलत करते हैं कि मसलन जी मेरे पास 10 लाख आदमी है या 20 लाख आदमी है, इसलिए मेरा ये मुतालबा जो है वो स्टेट मजबूर हो जाए मानने के लिए और घुटने टेक दे, तो ये ज़ाहिर है ताकत का ही एक इस्तेमाल है, उसकी एक डिफरेंट जो है वो शक्ल है जो एग्जैक्टली इस वक्त हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, अब पहले यूनिकॉर्न वाली बात, यूनिकॉर्न मतलब कि $1 बिलियन वाली जो कंपनी होती है, जो स्टार्टअप होता है, उसको यूनिकॉर्न कहते हैं। अब अगर आप पहले देखो तो 2014 से पहले देखो तो इस टाइप की यूनिकॉर्न की बात केवल और केवल अमेरिका और चाइना में हुआ करती थी। इंडिया में उसका उतना एक क्रेज़ नहीं था। अब अगर आप इंडिया में देखो तो हंड्रेड्स ऑफ यूनिकॉर्न अब क्रिएट हो चुकी है, मतलब कि 100 से ऊपर कंपनियाँ हो चुकी है। और ज़रा सोचिए कि पहला ऐसा कल्चर था नहीं, पहला ऐसा इकोसिस्टम था नहीं। जब आज अगर एक कंपनी 8,000 करोड़ के ऊपर की चली गई है तो ज़रा सोचिए कि वो कितने लोगों को रोज़गार देती होगी। और अगर मान लीजिए कि 8,000 करोड़ और 100 कंपनी ऐसी हो गई है तो 8 लाख करोड़ का ये तकरीबन टोटल हो जाएगा। और ये बात हो रही सिर्फ यूनिकॉर्न की। अगर मान लीजिए कि कोई 500 मिलियन, 600 मिलियन, 700 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन वाली कंपनी अभी होगी और वो भी छोटे बड़े रोज़गार प्रोवाइड करती होगी। कहने का मतलब यह है कि इंडिया के अंदर कई सारी चीज़ों में ऐसा है कि इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है। बस आपको एक विलिंगनेस चाहिए कि हमें यहाँ से आगे बढ़ना है। अगर आप सोचते हैं तो सरकार अपनी तरफ से फुल सपोर्ट आपको करती है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया को देखें तो इंडिया का जो इकोसिस्टम है वो किस तरह का क्या है कि वहाँ पे 100th जो है वो यूनिकॉर्न जो है वो आया है। अब ये चीज़ देखें, यहाँ पे इस चीज़ को समझना है कि ये प्रॉपर एक इकोसिस्टम होता है, जिसे आप कहते हैं ना कि इंडिया जो है दैट इज नोन एज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग व्हिच हैज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम फॉर द स्टार्टअप। सो 100th यूनिकॉर्न जो है वो आया है और उसके ऊपर ये बात हो रही है कि भाई किस तरह इंडिया इस तरह, और नॉर्मली एक यूनिकॉर्न जो होता है वो दैट इज $1 बिलियन की ऑलमोस्ट एक इन्वेस्टमेंट होती है। अब आप ये इमेजिन कर लें कि इस यूनिकॉर्न को कहा जाता है कि एक यूनिकॉर्न होता है, एक स्टार्टअप होता है। आप देखें कि अगर ये 100th यूनिकॉर्न है, यानी कि 100th $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। और अमूमन ये $1 बिलियन की होती है, लेकिन इससे ज्यादा की भी ये समझी जा सकती है। अब अगर आप इमेजिन कर लें कि ये $1 बिलियन के एक जो है वो इन्वेस्टमेंट 100वीं इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, तो बाकी इससे छोटी भी तो इन्वेस्टमेंट्स होंगी। और इंडिया को कहा जा रहा है कि इस वक्त डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो टॉप 3rd कंट्री है जो कि यूनिकॉर्न को कंपनीज को होस्ट कर रहा है, खास करके 2021 में। तो आप इमेजिन करें कि जिसमें तकरीबन जो है वो 33 इंडियन स्टार्टअप्स भी हैं अदर दैन जो बाहर से आ रहे हैं। सो अब आप इमेजिन कर लें कि जो चाइनीज हैं उन्होंने 2021 में सुनने में आया कि वहां पे 74 यूनिकॉर्न्स आए। सो यूएसए में तकरीबन 254 यूनिकॉर्न्स जो हैं वो आए हैं। तो अब इमेजिन कर लें कि इंडिया जो है वो अगर 100 ले रहा है, जो है वो चाइनीज जो है वो 74 ले रहे हैं, अमेरिकन 254 ले रहे हैं, तो कितने बड़े पैमाने पे जो है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। और पाकिस्तान में आप देखें कि सीपैक जैसे जो मंसूबे थे उसमें सारी वो हमने उसके ऊपर वो तबाही कर दी है, क्योंकि उसके बावजूद
कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट कर रहे थे लेकिन हम उनको विन ओवर नहीं कर सके, इकोसिस्टम नहीं है। देखिए एक होता है, मैं बहुत सारे लोगों को मिलता था बिजनेस कम्युनिटी को, जो कि पाकिस्तानी भी होते थे और बाहर के लोग भी, जो फॉरेनर्स पाकिस्तान आते थे या कभी डिफरेंट डिप्लोमेटिक मिशंस में मुलाकातें होती थी या कॉन्फ्रेंसेस में जो है वो मुलाकातें होती थी, तो वहां पे ये बात होती थी कि पाकिस्तान जो है, जो चाइनीज को एक एनवायरनमेंट दे रहा है, फेवरेबल एनवायरनमेंट दे रहा है, वो हमें क्यों नहीं देते। अच्छा, मजे की बात है, चाइनीज का फेवरेबल एनवायरनमेंट की हालत ये है कि आप जो है वो सारे जो चाइनीज प्रोजेक्ट्स वो बंद पड़े हुए हैं, और सीपैक के रिलेटेड जितने भी कारोबार थे, जो मंसूबे थे, वो भी मुअत्तल हो गए थे। और जिसे आप कह लें कि इमरान खान साहब ने जो है वो इतने वो आके सारे सीपैक को रिव्यू करना शुरू कर दिया और खुद माने कि सारे सीपैक के प्रोजेक्ट्स जो है वो जो है, अब इंडिया में कोई सीपैक तो नहीं है, इंडिया में कोई चाइनीज इन्वेस्टमेंट तो नहीं है इस वक्त, other than that के यानी आई मीन टू से दैट सीपैक लाइक चाइनीज इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। अगर वो Xiaomi जैसी कंपनीज आ रही हैं और वो काम कर रही हैं, जिनका देखें ना वो इंडिया की आप जरूरत देखें उस मुल्क की, कि जरूरत ही होती है एक सेटअप की, कि उन्होंने कहा यार सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है अगर ये रॉयल्टी पेमेंट्स कर रहे हैं बायर और हमें बता नहीं रहे, और तो इन्होंने जो है वो रॉयल्टी पेमेंट्स किसी और चीज की हैं, लेकिन हमें जो है वो हमारे सामने झूठ बोल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इंडिया ने पकड़ के चाइनीज को मुश्किल में डाल दिया, और वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो बाकी पड़ी हुई थी उनको भी, और जो बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी उनको भी डाल दिया, मुश्किल में डाल दिया कि भाई आप इस तरह के काम नहीं कर सकते। और इधर पाकिस्तान है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और हम उनको एक एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहे, तो फॉरगेट अमेरिका से या इंग्लैंड से या यूरोप से या बाकी ममालिक से लोग कैसे आएंगे यहाँ पे। मुझे इमरान खान साहब की बातें याद हैं, वो कहा करते थे मुसलमानों को देखें आप ना पाकिस्तान आके टूरिज्म करें, यहाँ पे इस्लामोफोबिया जैसे आपको मसले नहीं होंगे। मतलब कितनी थकी हुई बातें। लोग जो है वो जहां पे जाते हैं कारोबार करने या टूरिज्म करने, वो इसलिए नहीं जाते कि आप वो मजहब की बेस पे, लोग जाते हैं जनाब वहां पे कि वहां पे एनवायरनमेंट कैसा है, उनको माहौल कैसा पसंद है, आबो हवा कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है, जो जिसे हम एक टर्म होती है उसको बोलते हैं फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट। फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट किस तरह का है, और हमने क्या फेवरेबल एनवायरनमेंट दिया है कि जो चाइनीज हमारे यहाँ इन्वेस्ट करना चाह रहे थे वो ही पच गए। वो सारे के सारे काम जो है वो सुस्त रवि का शिकार हो गए। और अभी सुनने में आया कि सीपैक पे उन्होंने कहा है जनाब कि हम जो है वो थोड़ी और काम करेंगे और तेजी से इसको करेंगे। अब क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान के वजीर आजम, और शहबाज शरीफ के लफ्ज एक इस्तेमाल होता है शहबाज स्पीड, यानी कि शहबाज की अपनी एक स्पीड है, वो दिन रात काम करते हैं और उनको एक ब्यूरोक्रेसी भी तंग रहती है क्योंकि वो दे कीप देम ऑन टोज और एंड ऑल दैट। तो खान साहब के बारे में ये है कि वो उन्होंने तो पहले तो सारा कुछ समझने में लगा दिया कि हमने समझना है, इनको समझ सब कुछ है, बस इन्होंने काम शुरू करना था। और मेरा ख्याल है इसी वजह से एस्टैब्लिशमेंट ने भी खान साहब की छुट्टी कराई कि इसको समझ ही नहीं आ रही, 4.25 साल हो गए और फिर उल्टा उन्हीं के मामलात में मुदाखलत कर रहा था। वो तो खैर हम काफी ज्यादा बात कर चुके हैं। और अगर आप देखें कि ये जो, और खासतौर पे ये जो अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स पे, ये सारे के सारे रुक गए, और सनतें ना, जो फैक्ट्रियां लगनी थी वो भी ना लगी, और सबसे बढ़ के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स बनने थे वो इकोनॉमिक जोन्स ना बन सके। और इसके बावजूद कि दोनों मुल्क इंटरेस्टेड थे, और ये इकोनॉमिक जोन्स बनने से चीनी कंपनियों ने इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में लेके आनी थी और ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना था और हमारे लोगों को जॉब्स मिलनी थी। लेकिन ये इकोनॉमिक जोन्स उस तरह ना चल सके और हम उसी उधर से हमारी जॉब्स जो है, इमरान खान कहते थे 1 करोड़ नौकरी होगी, वो 1 करोड़ सारे लोग बेरोजगार होना शुरू हो गए, इन्फ्लेशन होगी, IMF ने अपनी डिमांड्स आगे रख दी। रजा बाकर साहब जो कि IMF के वायसराय थे, वो कराची में बैठ के वो IMF की पॉलिसीज इंप्लीमेंट करवाते रहे। आज सुबह भी शायद मैं आप लोगों से कल परसों शायद बात कर रहा था कि भाई देखो किस तरह का मुल्क है कि IMF ने जो भेजा हुआ गवर्नर लगा हुआ है, लेकिन फॉरेन जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं 4 बदले हैं, और आपके जो फॉरेन फाइनेंस सेक्रेटरीज हैं वो 5 बदले हैं। तो हमने क्या करना है जब हम जो है वो, हमें IMF कान से पकड़ के कभी इधर ले जाती थी कभी उधर ले जाती थी। मुझे ऐसे लगता है कि ये मामलात को इतने अच्छे नहीं है, और ये जितनी भी सीपैक अथॉरिटी के हवाले से चीजें हुई, उस वक्त जनरल आसम बाजवा थे वो देख रहे थे,
वो काफ़ी मीडिया में एक्टिव रहते थे, पता लगता था शायद कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था क्योंकि टेक्निकली इमरान खान साहब ने सब कुछ रोक दिया हुआ था इस प्रिटेक्स्ट पे कि जनाब मैं जो है वो इन चीज़ों को देख रहा हूँ बड़े केयरफुली। उधर आप देखें, अगर आपको याद होगा कि माइक्रोसॉफ्ट जो है उसने सुनने में आया कि इंडिया में 15,000 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट कर दिए हैं हैदराबाद में, और हैदराबाद जो है वो वहाँ पे वो डाटा सेंटर्स बना रहे हैं, और उनके पास पुणे, मुंबई और बहुत सारे चेन्नई वगैरह में और बहुत सारी जगहों पे उन्होंने अपने डाटा सेंटर्स बनाए हुए हैं। अदर देन दैट इतनी बड़ी-बड़ी कंपनी जो है, इंडिया का जो शहर हैदराबाद है उसको एक कहा जा रहा है कि जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट जो है एक बड़ी लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट लेके आया है इंडिया के अंदर। इस तरह और बहुत सारे जो दुनिया की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आ रही है इंडिया के अंदर, अब आप इमेजिन कर लें कि किस तरह की चीजें जो है वो हो रही हैं। सुनने में आ रहा है कि जो माइक्रोसॉफ्ट डाटा सेंटर है वो तकरीबन $10 अरब का जो रेवेन्यू देगा, सॉरी उसने रेवेन्यू दिया है 2016 से लेके 2020 तक। सो ये आप इमेजिन करें इंडिया की जीडीपी कहाँ चली गई है। वो फ्रांस जाते हैं, वो जर्मनी जाते हैं, वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जाते हैं, वहां पे जाके वो चीजें सीखते हैं, समझते हैं, करते हैं। दुनिया के सामने एक उन्होंने माहौल बनाया हुआ है। तो साडा ये ही नहीं पता लगता कि साढ़े हुकूमत किसने करनी है। हमें एक पहले हमने वो टीएलपी वालों को रोका, वो आके पाकिस्तान बंद कर देते हैं जब उनका दिल करता है। टीएलपी वालों को रोका, किसी तरीके से समझाया कि उन्होंने कहा पाइन यार सड़कों ते ना आया करो यार, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, तरले करते रहे। हमारे आर्मी चीफ उनके तरले करते रहे, हमारी जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट उनके तरले करती है, उनके ऊपर जेलों के ऊपर उनके ऊपर वो जिसे कहते हैं ना वो बड़े दहशतगर्दी के केसेस थे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को वो सारे, रियासत पाकिस्तान को वो सारे केसेस वापस लेने पड़े क्योंकि उन्होंने मुल्क चोक कर दिया था। तो हमारा तो इस तरह का काम है कि हमारे मुल्क में तो ये ही नहीं पता क्या होना है क्या नहीं होना। इंडिया में देखें किसानों ने प्रोटेस्ट किए, जो भी हुआ, लेकिन इवन देन दे वेंट ऑन वर्किंग, उनका उस तरह कोई लंबा चौड़ा इफेक्ट नहीं हुआ इकोनॉमी के ऊपर। ठीक है जी, अब इंडिया का एक अपना स्टाइल है, वो काम कर रहे हैं, दुनिया उनको जो है वो मान रही है। अब हम जो है वो सारा टाइम साजिशें करेंगे एक दूसरे के खिलाफ। हमारा मौक़िफ़ ये है कि जनाब अमेरिका ने साढ़े नाल ज़्यादती करती, हमें आज़ादी चाहिए, हमें गुलामी चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए। वो देखें वो तसल्ली से आराम से काम कर रहे हैं। जितनी इंडिया की आबादी है, इंडिया हमारे वाले मसलों में पड़ा रहता तो इंडिया ने तो वैसे जो है ना वो फारग हो जाना था। लेकिन वो उन्होंने पॉलिटिकली अपने आप को स्टेबल रखा, और आज हमारी वो जो हमारे एस्टैब्लिशमेंट जो है वो सियासी मामलात में जो इंटरवेंशंस करते हैं और करती रही है। और सुनने में आ रहा है कि वो आइंदा जो है वो न्यूट्रल रहेंगे, सुनने में आ रहा है, और आइंदा इस तरह की चीजें नहीं होंगी। लेकिन निजाम को कान से पकड़ने की कोशिश करते हैं, भले मीडिया हो, बिजनेसमैन हो, इकोनॉमिस्ट हो, पॉलिटिशियंस हो, उसके खिलाफ केस बनेंगे, इसके अंदर जाएगा, पहले उन्होंने अंदर करो, फिर इन्हों अंदर करो, फिर उसको बाहर कड्डो, होने इन्हों अंदर कर लो। मतलब इसी कामों में हम तो लगे रहते हैं, मुल्क जो है वो रुका हुआ है। अब इंडिया के अंदर स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना अच्छा है भाई, आप हमारे पास एक 2014 के बाद एक अपॉर्चुनिटी आई थी कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो आई है, उस इन्वेस्टमेंट को हम फायदा उठा सकते हैं और उसके एक माहौल डेवलप कर सकते हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी या इंटरनेशनल इन्वेस्टर को खींच सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उल्टा जो है वो चीनियों को नाराज कर बैठे हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई खुद के इंटरेस्ट की जब बात आती है, खुद के मतलब एक तरफ है पाकिस्तान और दूसरी तरफ है इंडिया। तो पाकिस्तान जब भी कभी भी उसके पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात आती है तब एक दो मुद्दे तक वो खींच पाता है, अदरवाइज उसके बाद जो भी कंट्री हो उसके सामने लेट जाता है, खास करके अमेरिका जैसे कंट्री के सामने। और अगर इंडिया को अगर आप देखो तो इंडिया की आज भी सिचुएशन वही है कि सबसे पहले इंडिया खुद का इंटरेस्ट देखेगा, उसके बाद ही अमेरिका या उसके बाद ही रशिया, इसके बाद यूके, फ्रांस आएंगे। अब सबसे बड़ा एग्जांपल तुमको पता ही है कि भाई रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई तो उसमें ज़्यादातर कंट्री जो है वो यूक्रेन की तरफ आ गए क्योंकि अमेरिका उसकी तरफ था। अब इंडिया किसी की तरफ नहीं रहा, और किसी की तरफ नहीं रहना ही रशिया की फेवर थी। हमने रशिया से बहुत बड़े मात्रा में ऑयल परचेज किया, दुनिया कहने लगी कि आप जो है इस वॉर को फंड कर रहे हो। हमने कह दिया आपको जो सोचना है सोचो, हमारा यहाँ पर बेनिफिट ये हो रहा है तो हम ये करेंगे, हमारी जनता के लिए बेनिफिट ये हो रहा है। मतलब ये होता है अपने देश के लिए, अपनी जनता के लिए, अपनी जो पब्लिक है उसके लिए एक स्टैंड लेना और उनको बेनिफिट पहुँचाना, यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। दौरे सऊदी अरब और दौरे मुत्तहिदा अरब अमारात से हमें क्या मिला है? अभी तक इनको कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। ये गए किस लिए थे कि पाकिस्तान के जब नेशनल इंटरेस्ट की बारी आती है तो एक दो चीज़ों के बाद हम हार मान लेते हैं, हम हाथ छोड़ देते हैं और हम एकदम से मांगने की सूरत हाल में आ जाते हैं। क्यों इमदाद अभी तक हमें नहीं मिला है? क्या ख्याल है आपका?
क्यों नहीं मिला अभी तक? वो इसकी वजह बुनियादी वही इकोनॉमिक है। मुझे ये बताइए, आज आपका पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा हो जाता है, आपको सऊदी अरेबिया जाके ये नहीं कहना कि जी हमें $10 बिलियन चाहिए 30 जून तक, 3-4 मिल रहे हैं IMF से, तो बाकी के 5 आप दे दें। मतलब वहां से हासिल किया। एक तो ये बदनामी हुई है सबकी, सर पाकिस्तानी की, और सर शर्म से हमारे झुक गए हैं। तो सऊदी अरेबिया जो है वो कहता है पाकिस्तान दोस्त, पाकिस्तान हमारे से चीजें लेता है, मांगता है। बहुत पैसे सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को दिया है, पाकिस्तान को मदद किया है इन एवरी सेंस। 200 या 30 या 200 जो भी है F-16 हमें लेके दिए हैं। चाइना कितनी बख्शिश कर देता है, वॉशिंगटन कितनी बख्शिश कर देता है। अभी तक इनको कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। ये गए किस लिए थे? ये कुछ नहीं मिला। इंस्टेड जो औरिया साहब ने, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम फॉर रिमाइंडिंग मी कि हम शायद सऊदी अरेबिया के बिहाफ पे यमन जाए हमारी फौज। शायद, मैं नहीं कहता पक्का, मैं नहीं कहता हम मानेंगे, मैं दुआ करता हूं कि हम नहीं मानेंगे। और ज़ाहिर जब तक कोई ऑफिशियल इस पे नहीं स्टेटमेंट आता, पाकिस्तान हम नहीं करते बिल्कुल इस पे। ठीक, सही जी। नहीं, और फिर आप पूरा जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ें तो सही। जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ें, उसमें एक पूरा पैराग्राफ है। पैराग्राफ से पता नहीं कितने पैराग्राफ तो एक है, मगर कम से कम 4 होने चाहिए थे अगर आप स्ट्रिक्टली उसको डिवाइड करते, जिस पे यमन पे है। यमन किसका इंटरेस्ट है? यमन 4-6 लाइन है कश्मीर पे हमारे इंटरेस्ट पे, 20 लाइन है यमन पे। किसका इंटरेस्ट है यमन? हमारा तो नहीं है, सऊदियों का है। तो सऊदी अरेबिया जो है वो शायद चाहे, क्यों नहीं भाई, वो कहता है पाकिस्तान दोस्त, पाकिस्तान हमारे से चीज़ें लेता है, मांगता है, हम देते हैं, खुले दिल से देते हैं, बड़ा हमारा हार्ट होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत पैसे सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को दिया है, पाकिस्तान को मदद किया है इन एवरी सेंस। 200 या 30 या 200 जो भी है F-16 हमें लेके दिए हैं। मगर एक चीज़ याद रखें, अगर हमारी फौज कभी चले गई ना उधर, तो पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया में भी नहीं रह सकेंगे सेफली। ठीक। यमन जो है, यमनी, ये है उनका बदला। तो ये एक सेंसिटिव इशू है, देखते हैं इस मामले पर क्या ऐसे फैसले लेने चाहिए। ऑब्वियसली इस पे अगर कोई अच्छा, एक और चीज आप छोड़िए ना, एक और चीज मुझे कहने दें, फिर आप ले जाएं कॉन्वर्सेशन। वो ये है कि इनको क्यों इमदाद अभी तक हमें नहीं मिला है? क्या ख्याल है आपका, क्यों नहीं मिला अभी तक? अब भाई वो बैठा हुआ है उधर, मुफ्ता, क्या नाम है उनका, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के, मिफ्ता, वो बैठे हुए हैं उधर, वो डिस्कस कर रहे हैं जी, वो डिस्कस कर रहे हैं, वो क्या बातें डिस्कस कर रहे हैं 2 दिन से। ये क्या बड़ी बात है यार, एक दफे 4 घंटे में गए थे, बल्कि जाने के पहले सब चीज तय हो जाता है। आपके पास 4.2 बिलियन का लोन है, नो प्रॉब्लम। आपने नहीं, प्लीज अंडरस्टैंड, ये पहले चीजें सेटल हो जाती हैं, ये डिस्कशंस की बात नहीं है। कौन नहीं दे रहा है? वॉशिंगटन कह रहा है IMF को और सऊदियों को, और सऊदियों ने कहा है हमें, जब $3 बिलियन हमें दिया था बजटरी से, उन्होंने कहा कि मेक श्योर कि तुम्हारा एंटायर प्रोग्राम IMF के तहत है, और अगर IMF निकल जाए तुम्हारे प्रोग्राम से, हमारे पैसे 72 घंटे में वापस होने चाहिए। यू अंडरस्टैंड ऑल दिस? तो नाउ पुट इट इन द पाइप एंड स्मोक इट। डॉक्टर साहब जरा सीधी पहले तो ये बताएं, पैसे मिले नहीं मिले? हमें पैसे मिलने की उम्मीद में बैठे डॉक्टर साहब, अभी नहीं मिले। अभी नहीं मिले? अच्छा, अभी नहीं, एक मिनट, उम्मीद में बैठे। अच्छा, हमें IMF से भी नहीं मिले, हमें सऊदी अरब से भी नहीं मिले, तो ये मुझे अच्छा चले आगे चलते हैं। अच्छा, अभी हमारा फर्ज था दरखास्त डालना। अच्छा, हमने दरखास्त डाल दी है कि खुदाया वो जो ऑयल की फैसिलिटी है उसको भी डबल कर दो, 1.2 अरब की पहले है 2.4 कर दो, और जो डिपॉजिट है वो इजाफी $2-3 बिलियन दे दो। इसी तरह दरखास्त हमने IMF में भी डाल दी है। तो हमारा फर्ज था दरखास्त डालना, वो डाल दी।
नहीं, अब सऊदी अरेबिया में जो दरख्वास्त डाली है तो सऊदी अरेबिया हमें पैसे और देगा, तो उसके बाद हम आईएमएफ को शो करेंगे कि हमें उनका पैसा ज्यादा मिल गया, फिर आईएमएफ, ये क्या घन चक्कर है? डॉक्टर साहब, महसूस ऐसा हो रहा है कि जो तिजोरी है, चाहे वो आईएमएफ की हो या वर्ल्ड बैंक की हो या सऊदी अरेबिया की हो, उसकी कुंजी कहीं वॉशिंगटन में पड़ी है और खो गई है। तो वो कुंजी कहीं खो गई है। वो जब तक नहीं मिलेगी उस वक्त तक ना तो आईएमएफ की तिजोरी खुलेगी, ना वर्ल्ड बैंक की खुलेगी और ना ही सऊदी अरेबिया की खुलेगी। आपको याद होगा कि साबिक वजीर आजम साहब का ये हुकूमत के दौरान जो आईएमएफ के साथ पैकेज हमने नेगोशिएट किया था, उसमें खास तौर पे कहा गया था कि अगर आप आईएमएफ का हिस्सा बनेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, और साथ में ये भी कहा गया था कि अगर आप आईएमएफ का हिस्सा नहीं रहेंगे तो 72 घंटे, आपको याद होगा 72 घंटे के अंदर पैसे आपको वापस करने होंगे। जी, तो अभी वो 72 घंटे वाली शिक खत्म हुई है कि नहीं हुई, ये भी हमें नहीं पता। देखिए, पुराने वाला पैकेज ही एक्सटेंड किया जा रहा है। इसका मतलब है कि वो सारी शराइत जो उस वक्त थी वो इन प्लेस रहेंगी। नहीं, अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है, डिस्कस 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 हर जगह। अच्छा ये मुझे बताएं कि ये जो शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है कि अगले 15 रोज तक पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें बरकरार रखी जाएंगी, यानी आप समझें कि तकरीबन 15 मई तक। तो 15 मई तक अगर हम पेट्रोलियम की कीमत बरकरार रखते हैं तो आईएमएफ से तो हमने कह दिया था कि हम सब्सिडीज को खत्म करेंगे, तो ये तो 40 अरब रुपए का और नुकसान गालिबन होने जा रहा है बकौल आईएमएफ के। ये क्या चक्कर है? डॉक्टर साहब, ये क्रेडिट जाता है इमरान खान साहब की हुकूमत को। अच्छा, उन्होंने इतनी खूबसूरती से बारूदी सुरंगें बिछाई कि जो हुकूमत उसके बाद आएगी वो पछताएगी कि वो हुकूमत पे क्यों आए। देखिए, तकरीबन 3 अरब रुपए रोजाना का नुकसान है खजाने को, और खजाना आप सोचिए खाली है। खजाना पहले से 5000 अरब का खसारा है बजट का, तो उसके अंदर से जिसमें खसारा है, नेगेटिव है आपकी तिजोरी, उसमें से 3 अरब रुपया रोजाना का या 100 अरब रुपया माहाना का निकालना, ये पेट्रोल और डीजल की सब्सिडी के लिए ये तो कतन सस्टेनेबल नहीं है। तो फरवरी की 28 तारीख को साबिक वजीर आजम ने एक सियासी फैसला किया था जिसमें उन्होंने 10 रुपए पेट्रोल और डीजल की कीमत कम कर दी थी। वो माशी फैसला नहीं था। उसके बाद अब फैसला जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने भी किया है वो भी सियासी फैसला है, वो माशी फैसला नहीं है। तो नहीं, तो इसका मतलब, एक मिनट जरा, मिफ्ता इस्माइल कुछ और कहकर आए हैं वॉशिंगटन में कि हम सब्सिडी खत्म करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि 15 दिन और रहेगा। 15 दिन के बाद तो सियासी माहौल पाकिस्तान का और कशीदा होने जा रहा है और अदम इस्तेकाम की तरफ मुल्क जा रहा है। तो 15 दिन के बाद क्या कीमतें दोबारा रिवाइज कर पाएंगे या फिर दोबारा हम, मतलब ये कैसे फिर चल रहा है आईएमएफ का प्रोग्राम? तो फिर गड़बड़ हो गया सारा। और आप कह रहे हैं जी, आईएमएफ की स्टेटमेंट में बड़े वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि आईएमएफ और पाकिस्तानी वजारत खजाना की जो टीम है उसके दरमियान में ये एग्री हो गया है कि ये सब्सिडी जो है ये अनफंडेड थी, जिसका मतलब ये है कि बजट में इसकी कोई गुंजाइश नहीं थी और इसको रिवर्स कर दिया जाएगा। जो जुमला उस स्टेटमेंट में इस्तेमाल किया गया है वो है रिवर्स अनफंडेड सब्सिडी। तो ये तो दोनों तरफ से कहा गया है। यानी मिफ्ता इस्माइल साहब की आईएमएफ से बातचीत और ये जो फैसला शहबाज शरीफ साहब ने किया है, इसके दरमियान बहुत बड़ा तसादुम है, टकराव है। डॉक्टर साहब, आप सबकी ईद खराब करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ईद से पहले डीजल और हमें पता तो चले हमने करना क्या है ईद पे, हमें पता तो चले, खुश होना है, क्या करना है हमें। मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब कि ये हमने आईएमएफ से कुछ कहा है, इधर कुछ कर दिया है, सऊदी अरब से हम डिस्कस किए जा रहे हैं, हम आईएमएफ से भी डिस्कस किए जा रहे हैं, ये हम डिस्कस ही किए जा रहे हैं या कुछ पैसा ढेला आ भी रहा है हमारे पास? मैं ये पूछ रहा हूँ, सादा सवाल। खुदाया मीठी ईद गुजरने दीजिए, इसके बाद इतनी तकलीफ बर्दाश्त करनी है। पैसा आएगा, शराइत के ऊपर आएगा, और जब तक अमेरिका बादशाह का इशारा नहीं होगा तो ना तो आईएमएफ की तिजोरी खुलेगी, ना वर्ल्ड बैंक की और ना सऊदी अरेबिया की। अच्छा डॉक्टर साहब, यानी ये 3 अरब डॉलर जो हैं ये भी अभी डिस्कस ही हो रहे हैं। उधर 1 अरब डॉलर डिस्कस हो रहे थे, इधर 3 अरब डिस्कस हो रहे हैं। जो इंडिया है उसकी एक पॉलिसी है जिसको वो कहते हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी,
लेकिन जो सेक्रेटरी जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हेड हैं इस वक्त डॉक्टर जयशंकर, उनकी कोई कॉल नहीं आई। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। शुबा हो रहा है मुझे कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से क्या गलती हो गई थी? खान ने हमें जिस तरह से तब्दीली दिखाई थी, इसी तरह से हमें वो मज़ाहिर दिखाएंगे जो हकीकी आज़ादी के हैं। अगर तब्दीली का ये हशर हुआ है तो अल्लाह करे कि हकीकी आज़ादी जो है वो हमारी पुरानी आज़ादी बरकरार रहे तो अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर जो इंडिया की जो कई सारी पॉलिसीज़ है अपने आसपास के पड़ोसियों को लेकर, या फिर कहे कि यूरोपियन कंट्री को लेकर, अमेरिका के लेकर, लेकिन उसमें पड़ोसियों वाली पॉलिसी जो है सबसे महत्वपूर्ण पॉलिसी है कि भाई हम ऐसे नहीं छोड़ सकते उनको, चाहे वो मालदीव हो, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो थाईलैंड हो, और हम जो आसपास के कंट्री है, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे भूटान हो, हम आसपास के कंट्री को कभी उस टाइप की हॉस्टल सिचुएशन में आने नहीं देंगे जिस टाइप की चाइना उनको फंसाता है। अब चाहे श्रीलंका हो जिसको हमने बचाया, चाहे वो नेपाल हो जो बर्बाद होते होते बचा है, चाहे भूटान हो जिसको लेकर हमने हमारी आर्मी भीड़ पड़ी चाइना के साथ, मतलब वो जो क्लेम कर रहे थे चाइना वाला जो एरिया वो भूटान का ही एरिया था, इंडिया के से उसका कोई लेना देना था नहीं। लेकिन जहाँ तक आपको पता होगा और जहाँ तक मुझे पता है तब तक जो भूटान की जो पूरी की पूरी सिक्योरिटी है वो इंडिया देखता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी सिचुएशन है और पाकिस्तान के अंदर मतलब इंडिया एक रॉकेट हो रहा है और पाकिस्तान ऐसे एकदम डिक्लाइन में आ रहा है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं इस पे बात करना चाहता हूँ कि इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है वो नेबरहुड जो पॉलिसी है उसमें आप कहाँ पे देखते हैं कि क्या इंडिया पाकिस्तान में कोई तब्दीली आने वाली है, कोई हालात तब्दील होने वाले हैं, कुछ चीज़ें बेहतर होंगी, या कि जो जिस तरह है वैसे की वैसे रहेंगी? अब भले इंडिया ये कहता है कि जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है ये बेसिकली कोर कंपोनेंट है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का, और बड़ा हम जो साउथ एशियन ममालिक हैं उनके साथ बड़ा मिलके काम करेंगे और एक बड़े पैमाने पे वो बात करते हैं और इस चीज़ को वो डिस्कस करते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सब रीजनलिज्म टेक्निकली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, और वो उनका कहना ये था रिसेंटली, अगर आप नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर बात करें, वो कहते हैं कि हम जो है वो सब रीजनल लेवल पे कोऑपरेशन प्रमोट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी बॉन्ड्स जो हैं वो साउथ एशियन ममालिक के साथ ग्रो करेंगे थ्रू सार्क और आउटसाइड इट। इट मीन्स कि पाकिस्तान को माइनस करना है। दैट इज व्हाट द इंडियन गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी इज, कि पाकिस्तान को बाहर रखें, जो भी डिस्कशन होती है, जो भी हालात बनते हैं, जिस तरह का भी एक जिसे आप कह लो कि रिलेशनशिप बनता है। मिसाल के तौर पे अगर आप सिर्फ और सिर्फ देखें, एक रीजनल कोऑपरेशन था, ये साउथ एशियन एसोसिएशन, ये जो सार्क वाला हो गया, ये तो डिसफंक्शनल है। एक छोटा सा कोऑपरेशन है जिसको वो कहते हैं साउथ एशियन सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो कि बेसिकली 2001 में उन्होंने बनाया था, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल एंड श्रीलंका को उन्होंने डाला। लेकिन टेक्निकली भी कोई इतने बड़े पैमाने पे ये कोऑपरेशन भी नहीं है, लेकिन फिर भी चल रहा है। फिर भी इसमें जो है वो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल जो है कि इनिशिएटिव था। इसको अगेन कहा जाता है कि ये सब रीजनल आर्किटेक्चर है, सब रीजनल इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर है, जिसका मकसद ये था कि वो चीज़ों को इंडिया जो है वो, मैंने इसके ऊपर आपको पता है काफ़ी ज़्यादा बात की है कि इंडिया माइनस पाकिस्तान पूरे खित्ते के ऊपर अपना एक इकोनॉमिक फुटप्रिंट रखना चाहता है, अपना एक स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस रखना चाहता है, अपनी एक जिसे कहते हैं अपनी सॉफ्ट पावर के जरिए, एंड देन जो ग्लोबल एक्सेप्टेंस इंडिया को मिल रही है वो बेसिकली उसको भी कैश इन कर रहा है फॉर ब्रॉडनिंग, फॉर एनहांसिंग इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन, उसको भी कर रहा है। फिर इस तरह एक और है जिसको हम बिम्स्टेक कहते हैं, जिसमें बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के नाम से जो है जाना जाता है। ये भी बेसिकली 7 साउथ एशियन एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं। अब इनकी भी आबादी जो है वो 1.73 बिलियन के करीब है, लेकिन मेजॉरिटी सारी बात है इसमें वो इंडियन ही है। 4-4.5 ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस भी है यहाँ पे, जीडीपी एंड सो। अब ये है इंडिया की पॉलिसी, और उनको पता है कि हमें क्या करना है, कि हमें पाकिस्तान को माइनस करना है। लेकिन हम जो है वो अपनी
हमारा कोई वहाँ पे कोरेस्पोंडेंट नहीं है। इस तरह इंडिया का कोई कोरेस्पोंडेंट पाकिस्तान में नहीं है। कम से कम मीडिया के लोग जो हैं वो अच्छे तरीके से एक दूसरे को एक्सप्लेन करें वहाँ पे क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है। इस तरह की चीजें हम एक हॉस्टाइल तरीके से माहौल जो है उसको लेके चल रहे हैं। सो एक चीज तो ये हो गई। दूसरा ये है इसमें कि पाकिस्तान को ये चाहिए कि ये जो इंडिया के कंसर्न है रिगार्डिंग जो वो कहते हैं कि जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, कश्मीर, ये और वो, इस तरह पाकिस्तान के कंसर्न्स हैं कि जी इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है बलूचिस्तान में, यहाँ पे सब नेशनलिज्म को प्रमोट करने में, जो है बलोच जो अस्करियत पसंद है उनको फंडिंग करने में, उस पर इंडिया के साथ खुली बात हो और उधर से इंडिया के साथ भी खुली बात हो ऑन कश्मीर एंड ऑल दैट कि हमारा वहाँ पे क्या पोजीशन है। सो मेरा ख्याल है कि इसमें दो जो है वो ये तो खैर बड़े पैमाने की बात है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस होनी चाहिए एटलीस्ट, लेकिन ये कंसर्न्स एड्रेस कर देने चाहिए। देखिए ना, इंडियंस जहां जाते हैं वो सीधा पाकिस्तान पे आ जाते हैं, लो जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, FATF, UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, और जिस तरह कहते हैं उन्होंने आगे लिख के रखे उन्होंने ए गल्लां दे विच पाउणियां है ना जॉइंट कम्युनिके में। चलो दैट्स देयर राइट, दे शुड डू व्हाटएवर दे बिलीव इज राइट फॉर देम, बिकॉज हर मुल्क का काम होता है अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करना, इसीलिए उनके फॉरेन ऑफिस को तनख्वाहें दी जाती हैं कि वो अपने मुल्क का नेशनल इंटरेस्ट प्रमोट करें। खैर एनी हो, ये जो चीजें हैं मैं समझता हूँ कि ये इसी तरह ये तो कश्मीर, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ये सारे बड़ी चीजें हैं, लेकिन एटलीस्ट ये लोगों को आना जाना शुरू करें, एटलीस्ट जो डेलीगेशन लेवल पे चीजें जो है वो ठीक हों। और मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है कि इंडिया के अंदर थोड़ा माहौल बदला है। मिसाल के तौर पे जनरल बाजवा के ऊपर बड़ी तनकीद की जाती थी इंडिया से, उसके ऊपर देखिएगा आपके कुछ अरसे में इंडियन मीडिया या कुछ लोग जो हैं वो तनकीद करना बंद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जनाब हमने हालात को ठीक करने की बात हो रही है। इस वक्त जो गवर्नमेंट आई है शायद इसको एक पुश मिलेगा, और इसको शायद अमेरिकन भी पुश दें या बाकी भी ममालिक पुश दें। और इंडिया, ये नहीं है कि इंडिया ठीक है, इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर, बट इंडिया कैन नॉट से नो टू एवरीवन ऑल द टाइम। ठीक है जी, आप जितने भी इंपॉर्टेंट हो, बट यू आर डिपेंडेंट ऑन द वेस्टर्न वर्ल्ड, पर्टिकुलरली इंडिया, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, वीजाज, खास करके वेस्टर्न वर्ल्ड में फॉर द जॉब्स एंड ऑल दिस, और ये सारा कुछ लेना है। लेकिन इसके लिए जारी बात है पाकिस्तान को एक सीरियस नेशन के तौर पे इमर्ज करना पड़ेगा। ये जो पाकिस्तान में हर वक्त हर सियासी जमात जो हर वक्त अफरा तफरी मची हुई है, ये बातें हो रही हैं, डॉलर कहाँ पहुंच गया, बैंकरप्सी हो रही है, ये चीजें जारी बात है ये खत्म होनी चाहिए और इस पे ये बात बंद होनी चाहिए। अदरवाइज अगर हमने अपने हालात ठीक करने हैं या अपनी चीजों को बेहतर करना है, तो जैसे आप कह लें कि ये एक बहुत कुछ हमें ठीक करना पड़ेगा। अदरवाइज भले सार्क हो या चीजें जो हैं वो ठीक नहीं होंगी। और इंडिया को भी अपनी अप्रोच जो है वो खित्ते में थोड़ी बदलनी पड़ेगी, और पाकिस्तान को अप्रोच इस तरह बदलनी चाहिए, पाकिस्तान को भी कनेक्टिविटी में इंडिया के साथ आना चाहिए। ये नहीं है इंडिया के साथ पाकिस्तान की जो बड़े प्रॉब्लम्स रहे हैं कि उसमें कनेक्टिविटी भी नहीं हो सकी, बैलेंस पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स नहीं है दोनों तरफ। और दूसरा ये है कि जो इंडिया का इकोनॉमिक क्लाउड ज्यादा है, पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्लाउड कम है। द रीजन हमने जो चाइनीज ने इंडिया में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की है, उसको लिए वो जो भी फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं है वो ठीक होना चाहिए। मैं देख रहा था पाकिस्तान के साबिक सदर आसफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के वालिद कह रहे थे डॉलर को 5 रुपए इक्वल होना चाहिए, $1 के 5 रुपए होना चाहिए। ठीक है, उनके दौर में इस तरह तो नहीं था, उनके दौर में भी 80-90 रुपए था। अब इसके साथ ही ये जो सब रीजनल इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर इंडिया ने बनाए, इसके साथ ही उन्होंने एक पॉलिसी रखी जी, लुक ईस्ट पॉलिसी। बेसिकली ये एक इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है, जिसका मतलब ये है कि वो जो रीजनल ममालिक हैं खास तौर पे, जिसमें फॉर एग्जांपल ऊपर रशिया से लेके नीचे मलेशिया तक जो है वो अपना एक इन्फ्लुएंस रखना चाहते हैं, और जिसे वो कहते हैं लुक ईस्ट वो देखना चाहते हैं। ऊपर कोरियाज भी आ जाते हैं, जापान भी आ जाता है, नीचे जो है वो इंडियन ओशन का भी बहुत सारा हिस्सा जो है उसमें आ जाता है। इसी तरह एक साउथ ईस्ट एशिया की फोकस है उनके ऊपर, जिसमें वो जारी बात है एक बड़े पैमाने पे वो जो साउथ ईस्ट एशिया में जो साउथ चाइना सी और इस तरह की जो चीजें हैं उसको भी देख रहे हैं। और गो के जो साउथ ईस्ट एशिया पॉलिसी है और लुक ईस्ट पॉलिसी है, जिसमें आपस में बहुत ज्यादा मुमासलत। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर कई सारे मुद्दों पर बात हो रही है, जिसमें
दो मुद्दे ऐसे हैं, जैसे कमर चीमा यहाँ पर बहुत ही मासूमाना सवाल पूछ रहा है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद नो डाउट ऐसा हुआ है कि इंडिया की ग्रोथ बहुत ही अलग लेवल की बढ़ चुकी है, लेकिन क्या ऐसा है कि इंडिया के अंदर पोटेंशियल था? इंडिया के अंदर पोटेंशियल था, बस प्रधानमंत्री मोदी नहीं होते, कोई और प्रधानमंत्री होता तो भी यहाँ पर जिस टाइप की ग्रोथ जो इंडिया कर रहा है वो होता रहती। लेकिन वो भूल जाते हैं कि आपके पास ही एग्जाम्पल है 2004 से 2014 का, और फिर हमारे पास ही एग्जाम्पल है 2014 से अब तक का समय। और आपको ये स्पीड, ग्रोथ की जो स्पीड है वो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी कि कितनी अलग लेवल की स्पीड है। मतलब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी के एरा में किस टाइप की स्पीड है जो आपको मजबूर करती है देखने के लिए कि भाई देखिए किस टाइप की इंडिया की ग्रोथ हो रही है। और उसके अलावा यहाँ पर बात ये भी हो रही है कि सऊदी ने पाकिस्तान की बैंक में $3 बिलियन रखे थे, वो दिखाने के लिए कि पाकिस्तान अगर किसी और कंट्री से लोन मांगता है तो वो लोन मतलब कि उनको सिक्योरिटी एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट की भी, देखिए हमारे पास इतने तो पड़े हैं लेकिन फिर भी हम चाहते हैं। वो जो पैसे थे वो सऊदी ने दिए थे, और पाकिस्तान को भी डर लग रहा है कि भाई सऊदी ये $3 बिलियन वापस ना मांग ले, क्योंकि अगर मांग लिए ना तो पाकिस्तान के पास 1-1.5-2 बिलियन ही बच जाएंगे। और ऐसे में कंट्री कैसे चलेगा? ज़रा सोचिए, इंडिया के पास 600-650 बिलियन डॉलर का रिजर्व है और पाकिस्तान के पास 1-2 बच जाएगा तो क्या होगा? इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। ये मोदी जी का क्या वो एक पता नहीं चमत्कार है, क्या लफ्ज है, सॉरी अगर मैंने गलत बोल दिया, ये उनकी दैट इज बिकॉज ऑफ हिम और दैट इज बिकॉज दैट इंडिया हैज ए पोटेंशियल, कोई भी होता तो कर लेता। हमने सिर्फ रिक्वेस्ट की है सऊदी गवर्नमेंट से कि वो जो $3 बिलियन उन्होंने रखवाए हैं रिजर्व में वो ना निकलवाएं अभी। भाई फिर भी ये कहते हैं कि तुम चोर हो। ये लोग जो इतने बेकार हैं, इग्नोरेंट हैं, ये भी कहते हैं कि तुम चोर हो और लूटने के लिए आए हो। पहली बात, अगर आप आज इंडिया का जीडीपी देखें, बाय जीडीपी वी आर नंबर 5 लुकिंग एट 3.3 ट्रिलियन एब्सोल्यूट जीडीपी। बाय पीपीपी परचेज पावर पैरिटी वी आर एट नंबर 3, नंबर 1 चाइना, नंबर 2 यूएसए, नंबर 3 हम आते हैं एट 11.75 ट्रिलियन। पहला ये दो इंपॉर्टेंट फिगर समझने की जरूरत है कि आपका जीडीपी बाय एब्सोल्यूट जीडीपी टर्म्स कितना, बाय परचेज पावर पैरिटी कहां पे आप स्टैंड करते हो। ठीक है जी। अच्छा, जो परचेजिंग पावर होती है दैट इज डिटरमाइंड बाय पीपीपी। पीपीपी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, और मुझे लगता है आने वाले 2-3 साल में बाय जीडीपी विल बी नंबर 3, बाय पीपीपी विल बी अगेन नंबर 3, दोनों जगहों पे नंबर 3 आ जाएंगे। एक तो ये तो एक बड़ी मैक्रो पिक्चर हो गई। अब दूसरी बात आते हैं कि जी इसमें तो हम क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा मार्केट, एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम हम देते हैं लोगों को, वो जीडीपी और पीपीपी से आप समझ गए होंगे। अब आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछे, इकोसिस्टम है क्या? भाई ये तो मोदी जी ने कर दिया, कोई और कर सकता है। अब मैं आपको थोड़ा 7 साल पहले जाता हूँ। जहां तक मेरी मेमोरी सर्व्स मी राइट, 7 साल पहले चीमा साहब इकोनॉमी तो लगभग इसके आधी थी, करेक्ट। और दूसरी बात, तब हमारे यहाँ करीब करीब, इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, 1400 स्टार्टअप थे, कुल 1400 स्टार्टअप, 1400। ठीक है। आज के डेट में द नंबर ऑफ स्टार्टअप्स व्हिच आर ऑपरेशनल इन इंडिया इज 68,000। 1400, 68,500, और दैट इज द नंबर। रोज कुछ प्लस माइनस होता है, दैट इज द नंबर। सो यू कैन, आप देख सकते हैं 1400 का नंबर का और 68,000 का नंबर का। अब बोलेंगे इसमें मोदी जी का रोल क्या था? मोदी जी जब आए तो उन्होंने एक पॉलिसी अनाउंस की थी, स्टार्टअप इंडिया, 5-1 साल पहले। तो लोगों ने बड़ा मजाक उठाया, ये स्टार्टअप इंडिया आओ है की होता है, तो ऐसी जी शगुफे हैं, जुमले हैं, ये है वो है। स्टार्टअप इंडिया का आज आप ग्राउंड पे असर देख रहे हैं, 68,000 स्टार्टअप्स। एक टाइम में स्टार्टअप्स में नंबर 1 होता था यूएस, फिर इजराइल हुआ। अब जो स्टार्टअप कैपिटल माना जाता है वर्ल्ड की, वो इंडिया माना जाता है। अब आते हैं आपके दूसरे पार्ट ऑफ सवाल पे, ये था मोदी जी का विजन। उन्होंने इसको देखा, यार इतनी बड़ी इकोनॉमी है, हमारे पास इतना पावर है, हाउ कैन बी इट बी लेफ्ट टू अ फ्यू पीपल। स्टार्टअप से क्या होता है? यूनिकॉर्न का मतलब क्या चीमा साहब? यूनिकॉर्न इज अ स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन पहुंच गई है। सो यू हैव क्रिएटेड द, काइंडली मार्क माय वर्ड्स सर, सो यू हैव क्रिएटेड अ वेल्थ ऑफ $1 बिलियन। अगर आप 100 यूनिकॉर्न्स की बात करें, यू हैव क्रिएटेड राइट अ वेल्थ ऑफ $100 बिलियन। और एक डेकाट्रॉन भी होता है। डेकाट्रॉन का मतलब होता है जिसकी वैल्यूएशन $10 बिलियन जा रही है। वेरी सून वी आर हैविंग एटलीस्ट 10 to 15 डेकाट्रॉन्स अनाउंस्ड इन अ मैटर ऑफ टाइम। बहुत आप देखेंगे 6 महीने भर में या उसके कम में भी, कि हो सकता है आज के डेट में भी कोई वहां पहुंच गए हो या कुछ पहुंच गए हो, बट देयर आर पीपल, देयर बी एटलीस्ट 10 to 15 डेकाट्रॉन्स। डेकाट्रॉन का मतलब जिसकी वैल्यूएशन $10 बिलियन है। तो 10 डेकाट्रॉन मतलब $100 बिलियन, 100 डेकाट्रॉन मतलब $1 ट्रिलियन। सो दिस इज वेल्थ जनरेटेड।
राइट, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, वो सब तो करते ही करते हैं। अब जब स्टार्टअप्स आपने जब स्टैंड अप इंडिया जब आपने ये बनाया था स्टार्टअप इंडिया, तो उसके लिए इकोसिस्टम बनाया था आपने, स्टार्टअप्स की टैक्स हॉलीडेज, स्टार्टअप्स के लिए फैसिलिटी, मनी रिपैट्रिएशन, पैसे लाना, उसको प्रचार करना, लोगों को इन्वेस्ट करना, अट्रैक्ट करना, ये सब आपने बनाया। और उससे भी सबसे बड़ी चीज है, आपने जो ये जो स्टार्टअप्स खुलते हैं इसमें लोकल लोग इनको खोलते हैं, लोकल जो हमारे यंग लोग हैं वो खोलते हैं, भाई उनको प्रोत्साहित करना कि आप नौकरी बनने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। ये एक बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज था। पहले एक टाइम में यहाँ ये था, से 20 साल पहले सरकारी नौकरी मिल जाए जी बस बढ़िया है, फिर नौकरी मिल गई। आप कहते हैं यार नौकरी नहीं करनी, मैं नौकरी दूंगा। अगर आप देखिए फेसबुक, गूगल, ये सब भी तो एक टाइम में स्टार्टअप ही थे। एप्पल स्टार्टअप था, एप्पल तो गैराज से शुरू हुआ था, आज एप्पल कहाँ है। तो स्टार्टअप्स में पोटेंशियल बहुत है कि नए लोग आते हैं, यंग लोग लाते हैं, नई एनर्जी के साथ आते हैं और उस एनर्जी को कैपिटलाइज करना, और उससे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी होता है। पहले क्या होता है ट्रेडिशनल इकोनॉमीज में, कुछ 10, 20, 50 लोग के पास पावर होता है। अगर आप आज फॉर एग्जांपल बांग्लादेश देखें, 10 पूंजीपति है, वो कंट्रोल अराउंड 25 to 30% ऑफ जीडीपी। ये बहुत खतरनाक चीज है। अब जब ये स्टार्टअप्स की मशरूमिंग होगी, ये $1 बिलियन, कोई $10 बिलियन, कोई $15 बिलियन, कोई 5 बिलियन, कोई 3, ये तब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ होगा। कोई स्टार्टअप दिल्ली में, कोई हमारा तमिलनाडु में, कोई केरला में, कोई कश्मीर में है, कोई आंध्रा में है। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन ज्योग्राफिकली भी हो गई, वेल्थ की भी हो गई, और किसी एक विशेष लोग के पास पैसा फंसा नहीं है, ये भी हो गया। और जो पैसा आ रहा है वो अच्छी बात है, वो तो आ ही रहा। इनमें से कल को कौन सा एप्पल बन जाए, इनमें से कल को कौन सा गूगल बन जाए, कुछ भी हो सकता है। मजे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात ये है चीमा साहब, जो हमारे दर्शकों को जानना चाहिए, 68,000 इट्स अ ह्यूमंगस नंबर। अगर इसमें से 1% भी यूनिकॉर्न बन गई, 1%, और मैं आपको हाल फिलहाल बोलूं, मेरे कुछ जान पहचान के लोग हैं, मतलब मेरे सामने कोविड टाइम में वो यूनिकॉर्न बन गए, कोविड के टाइम में 2 सालों के टाइम में यूनिकॉर्न बन गए। और ऐसे में बहुत से लोगों को जान रहा हूं जो इस तरफ बढ़ रहे हैं, नाम लेना ठीक नहीं होगा, जब हो जाएगा सबको पता लग जाएगा, वो इस तरफ बढ़ रहे हैं। अगर 1% भी बन गई, सीधा अमाउंट ऑफ वेल्थ जनरेटेड, सीधा अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड, सीधा अमाउंट ऑफ पॉसिबिलिटीज क्रिएटेड, उसके लिए एक इकोसिस्टम बनाया गया। ये विजन था मोदी जी का। सो स्टार्टअप इंडिया इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, और उसके लिए फिर हर मिनिस्ट्री लेवल पे वैसी कॉर्पोरेशन मिलती है, फाइनेंस पे, लैंड पे, टैक्सेशन पे, मतलब FCRA में। तो हर चीज फिर ये पता भाई ये कंट्री का विजन है, इसको करना है, इसको डेवलप करना है, ये हमने। और ये जो $10 बिलियन वाले हैं, तो अगर ये 100 भी खड़े हो गए चीमा साहब, 1 ट्रिलियन हमने ऐड कर दिया, तो हमारी कवायद तो है कि इनको बनाना है, हमारी लॉन्ग रन फ्यूचर है, इनको बनाना है। और दूसरी बात क्या है, इन स्टार्टअप्स को एक तो देखिए यहाँ स्किल्ड मैन पावर की कमी नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा इंजीनियर हम बनाते हैं। अगर हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को देखे, वो कॉर्नल हो, मिशिगन हो, ये बड़ी बड़ी जितनी भी यूनिवर्सिटीज IBI लीग है, उनके पैरेलल माना जाता है, उनके आसपास ही देखा जाता है उसको। सबसे ज्यादा इंजीनियर हम बनाते हैं, हमारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स का रिप्यूट है। हमसे सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन हमारे पास है, 65% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज यूथ। आवर एवरेज एज इज अराउंड 28 ईयर्स, करेक्ट। चाइना की वही करीब 45 साल है, गोइंग टू 48। वी हैव यूथ, वी हैव अ बिग मार्केट। मैंने जैसे लास्ट टाइम आपसे बात की थी, इंडियन रिटेल आफ्टर 10-15 ईयर्स ओनली विल बी $3 ट्रिलियन, केवल इंडियन रिटेल। ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं चीमा साहब, जो बड़ा इन स्टार्टअप्स को प्रॉमिस भी देते हैं। पैसे कौन क्यों लगाएगा स्टार्टअप? पैसे लगाएगा अगर एनवायरनमेंट हो, गवर्नमेंट का सपोर्ट हो, विजन हो, और एक मार्केट भी है। अब यही स्टार्टअप इजराइल में इतना सक्सेसफुल क्यों नहीं? इजराइल इज नॉट अ बिग मार्केट, US सैचुरेटेड मार्केट है, ठीक है। अब ये स्टार्टअप सिंगापुर में तो आप शायद 4 घंटे में कंपनी खोल सकते हो, दुबई में 2 घंटे में खोल सकते हो, वहां ये क्यों नहीं होते? दुबई, सिंगापुर, मंगापुर छोटी इकोनॉमीज है, इंटरनल कंजप्शन नहीं इकोनॉमी में। हमारी इकोनॉमी तो ईश्वर की ऐसी कृपा, इट इज 100% इंटरनल कंज्यूमिंग इकोनॉमी, जो हम प्रोड्यूस करेंगे उसको कंज्यूम कर लेते हैं। तो हमें इसके लिए मार्केट ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिंगापुर की बात करें चीमा साहब, टॉयलेट पेपर, पीने का पानी, बिजली, एवरीथिंग इज इंपोर्टेड, राइट। और जो आप बेचते हो बाहर बेचते हो, क्योंकि आपका साइज ही 5-6 मिलियन है, तो उसमें क्या क्या बेचोगे? दुबई देखिए। तो दिक्कतें वहां, तो इसलिए जो हम प्रोड्यूस करेंगे, डेवलप करेंगे, वो हम यहाँ कंज्यूम करेंगे। इसमें एक और चीज जो सोचने की बात है, इन स्टार्टअप्स को फिर मिलाया गया आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के साथ। भाई कौन से ऐसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर है जहां हमें सेल्फ डिपेंडेंसी, जैसे चिप मैन्युफैक्चरिंग है, चिप टेस्टिंग है, चिप डिजाइन है, ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर है। तो व्हाई डोंट वी प्रपोर्ट स्टार्टअप्स इन दैट? हमें एविएशन में स्टार्टअप चाहिए, हमें AI में चाहिए। लॉन्ग टर्म जो भी हमारा विजन है, उसके हिसाब से वी प्रमोटेड मोर स्टार्टअप्स। इस कैटेगरी में आप स्टार्टअप लाओगे, आपको ये और एडवांटेज मिलेगा, ये और एडवांटेज मिलेगा, ये और एडवांटेज मिलेगा। अब स्टार्टअप का जो एंटरप्रेन्योर है, उसको क्या लगा
भाई गवर्नमेंट मुझे फैसिलिटी दे रहा है, मेक इन इंडिया चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत चल रहा है, चीजें दिख रही। अगर मैं अपना AI बेस्ड स्टार्टअप खोलूं जो भी कंट्री को चाहिए, तो इसका मार्केट बनाया, इसका गवर्नमेंट सपोर्ट है, विजन है, इकोसिस्टम है, मेरे को सब मिल जाएगा। और चीमा साहब, ये जो हमारे अपोजिशन के नेता है श्री राहुल गांधी जी और ऐसे कई सारे कैरेक्टर हैं, ये ना जब कोई नई चीज लाते हैं मोदी जी खूब मजाक बनाते हैं, जुमले बना दिए जी तुमने, ये कर दिया जी, ऐ कर दिया, ऐ कर दिया, और खूब जी ये पतंगे उड़ान दे खूब। पर आज राहुल गांधी जी को बोलो स्टार्टअप इंडिया का आपने खूब मजाक बनाया था, आज क्या कहोगे भाई? ये मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत का भी मजाक बनाते थे, पर जब दुनिया भर की वैक्सीन यहाँ बनने लगी और चीजें होने लगी तब इनको समझ आया। मैं कह रहा हूँ चीमा साहब आपको, आज से 2-3 साल बाद वी विल, मतलब हम सब सलामत रहे, ऊपर वाले की मेहरबानी, ईश्वर की कृपा हो, we will discuss again about make in India and Atmanirbhar Bharat. They will exactly reach the same stature. It's matter of just time. We're exactly going to reach the same stature. So यहाँ एक political will, यहाँ एक vision की जरूरत है, population, education system, एक framework, एक ecosystem, जो आपने बहुत अच्छा word use किया, एक पूरा full fledged supporting ecosystem की जरूरत यहाँ पे है। हाँ, कुछ देश के दुश्मन है, कुछ internal politics है, वो मजाक बनाएंगे, memes बनाएंगे, जोक बना देंगे, 1-2-4 बयान इधर उधर दे देंगे। और राहुल गांधी जी ने एक बार बोला, वो जो क्या वो शेर, उसमें वो जो गोटियां घूमती है। अब जो हमने वैक्सीन बनाई, मैं तो भाई मेरे राहुल जी बड़े भैया हो आप, एक बार बताओ, हमारी आबादी है 101.3 बिलियन। इमेजिन वी हैव ऑल द मनी इन द वर्ल्ड, आपको 2.6 बिलियन वैक्सीन डोजेस कौन देता चीमा साहब? आप $100 का भी खरीदने को तैयार हो, $2 का नहीं, $100 का कौन देगा आपको 2.6 बिलियन डोजेस? कहां से लाओगे? तो ये चीजें उनको समझने की है, पर वो ये पॉलिटिक्स है। मतलब जब पॉलिटिक्स ऑब्जेक्टिव बेस्ड ना और देश को डाउन करने के लिए आए, उन्हें ये समझ नहीं आता कि मोदी विरोध कब वो देश विरोध करने लगते हैं, मोदी विरोध करते करते कब वो देश विरोध की तरफ निकल जाते हैं, उन्हें आज तक यही समझ नहीं आया। पर ये जो एक और सक्सेस स्टोरी पे सक्सेस स्टोरी आ रही है, ये इनको अब मतलब कहते हैं ना, आई स्वॉलो माई ओन वर्ड्स, मेरे को आई हैव टू स्वॉलो उनकी वो नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर जिस 3 बड़े कंट्री के नाम लिए गए, अमेरिका, रशिया और चाइना, उसमें अगर आप देखो तो मतलब यहाँ पर कहना ये है कि इन तीनों कंट्री के साथ इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन है और बहुत बड़े मात्रा में ट्रेड होती है। अगर आप देखो ना तो सिर्फ एक ही ऐसा कंट्री है जिसके साथ सालों से हमारे रिलेशन अच्छे हैं, वो है रशिया। अगर अमेरिका को देखो तो अमेरिका इतनी फेवर करता नहीं था इंडिया की, पहले ये सारा की सारी फेवर जाती थी पाकिस्तान की साइड, चाहे वो 1971 वाली वॉर हो, चाहे वो 65 वाली वॉर हो, चाहे इवन कारगिल में भी एक समय ऐसा लग रहा था कि अमेरिका खुल के सपोर्ट करेगा। हालांकि अमेरिका के पास ऐसा कोई पॉइंट था नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो भी हलचल हुई थी वो पाकिस्तान की तरफ से हुई थी, अदरवाइज वो उसमें भी सपोर्ट करता। कहने का मतलब है बिलियंस ऑफ डॉलर, रुपीज़, यहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए अमेरिका ने सारी चीज़ें की। और अगर आप दूसरी तरफ चाइना देखो तो चाइना के साथ भी हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है, ठीक है। लेकिन इन सारी चीज़ में अगर रशिया को साइड में छोड़ दो तो अमेरिका और चाइना के साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी ट्रेड चल रहा था और आज भी वो ट्रेड चल रहा है। और आज ये सारे कंट्री मजबूर हो गए हैं कि इंडिया के साथ रिलेशन हम खराब नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो इंडिया उभरती ताकत है, दूसरा इंडिया के साथ बहुत बड़ी मात्रा में ट्रेड हो रहा है जो वहाँ की कंट्री के लोगों के कई सारे मतलब हज़ारों लाखों लोगों को रोजगार देता होगा। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, एस जयशंकर साहब, मतलब जिस तरीके से भी 2+2 में उन्होंने अमेरिका में बात की, रशिया से वो ऑयल लेते हैं, अमेरिका के साथ उनका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, चीन के साथ उनकी $120 अरब की तिजारत हो रही है। सर, तीनों डिफरेंट ममालिक के साथ वो इतना अच्छे से मैनेज करते हैं और हमसे एक ईरान और सऊदी अरेबिया मैनेज नहीं होता। बाकी मैं अमेरिका और चीन और रशिया की तो बात ही नहीं कर रहा। देखें फखर साहब, बात ये है कि उनको पता है उन्होंने क्या करना है। जो क्या नाम है उनका, वो रशिया से तेल लेते हैं और वो अमेरिका को भी स्नब करते हैं। उसकी वजह यह है कि उनकी चाइना से भी $125 अरब की ट्रेड है, वो अमेरिका के साथ भी अरबों डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं। वो चाइना इंग्लैंड के साथ भी कोई 50 बिलियन 40 बिलियन यूरो पे पहुंच रहे हैं बायलैटरल ट्रेड के ऊपर। सो क्वेश्चन ये है कि वो जिधर जाते हैं वो टोटल देखें $1 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं कि हमने इतना करना है, मार्केट बनाना चाहते हैं, ये एंड वो। सो क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की टोटल देखें ना एक्सपोर्ट यहाँ पे कितनी है। हम नेट इंपोर्टर हैं हर चीज में, 40-50 अरब डॉलर। अगर आप कहीं से हमें अगर वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ना मिलता, कल वो मैं किसी को देख रहा था कि मुल्क जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से नहीं चलते, जो इमरान खान साहब से बड़ी बात कर रहे थे,
भाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कह रहा हूँ, फॉरेन रेमिटेंस मुल्क नहीं चलते जी। अगर देखे ना मुल्क चलते हैं जितनी आपकी एक्सपोर्ट होती है, जितना आपकी टैक्सेशन कलेक्ट होती है, इंटरनल इकोनॉमी से मुल्क चलते हैं। इमरान खान साहब हर दूसरे दिन ट्वीट कर देते हैं आज सानू इन्ने पैसे बाहरों आए ने, इतना इनकी तो सारी आउटलुक की लीडर की वो डिफरेंट है। देखिए लीडर की आउटलुक ये होनी चाहिए पाकिस्तान से कितनी एक्सपोर्ट जा रही है, हमें ये बताओ यार, हमें ये क्या बताते हो कि बाहर से इमरान खान के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। भाई इमरान खान के ऊपर तो कटारे साथ ट्रस्ट करना है। जब वो ऑपोजिशन में थे डॉलर 110 का था, जब वो हुकूमत छोड़ के गए हैं डॉलर 185 का है, तो पैसे तो आप ऑटोमेटिक बढ़ जाने हैं। जब एक जो डॉलर ही आपने 300 का कर दें तो आप कहें जी हमारे मुल्क में इतना पैसा आ गया, इतने अरब रुपए आ गए हैं, तो उससे तो नहीं चीजें चलती। सो मेरा ख्याल है कि ये इमरान खान साहब जो है इन्होंने हमारे साथ बड़ी ज्यादती की है, जुल्म किया है। एक मासूम लोग जो कि पढ़े लिखे हमारे भाई और कहीं हमारे अनपढ़ भाई, वो सारे इस चीज में समझ गए जैसे इमरान खान साहब उन्हें ट्रू लीडरशिप दे रहे हैं। देखें इमरान खान साहब देखें वो, आपको पता है जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट के साथ पावर में आए हैं, सारी दुनिया को पता है। हम तो पहले ये बातें नहीं कर रहे थे, हम तो इमरान खान साहब की इज्जत करते थे तो यार चलो ठीक है यार, हाँ बहुत कुछ था इनके बारे में, लेकिन मैं तो कम से कम नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ नहीं कहता था इनके बारे में। मैं बड़ा खामोश रहता था, मैं कहता यार निजाम चलना चाहिए, मुल्क चले, मुल्क को नुकसान ना हो। और पता लग गया इन्हें शाही कोई नहीं, इन्हें जो कि पुत्र ही कोई नहीं। ठीक है, आपने जाते जाते एहसान फरामोश है, आपने जाते जाते जनरल बाजवा के ऊपर भी गन फेंका। वो बंदा जिसने आपको पावर में लाने के लिए क्या किया, आपको एक एक रुपया पूरी दुनिया से लेके दिया, आपके लिए पूरा एक सेटअप चलाया उन्होंने ताकि यार, और वो कौन सा पावर, वो किसी को भी हाथ जिस पर रखते वो वजीर आज़म बन जाता है। लेकिन उन्होंने कहा यार ये पॉपुलर चाय सा पता नहीं किड्डा कुछ चंगा बंदा है, ये पता नहीं की कर देगा। वो पता लग गया ये वो वही वाली बात है कि मतलब कोदा पहाड़ निकला चूहा, एस्टेब्लिशमेंट के साथ वही हुआ। लेकिन अब आपको लगता है कि उन्होंने हाथ बिल्कुल खींच लिया? देखिए ये होता है कि जब ये सारे के सारे जो निजाम है ना, निजाम ये देखें, इसको इमरान खान तो समझते हैं निजाम को लपेट दे। और मैं एक बात बताऊं, इतने अपॉर्चुनिस्ट हैं, इतने सेल्फिश हैं खान साहब कि वो कह रहे हैं कि मैं अगर अवाम में, मैं पावर में नहीं आऊंगा तो मैं सड़कों पे रहूंगा। भाई आप जो है वो एक किस तरह के बंदे हो यार, आप तो अकल नु हाथ मारो। आप दूसरी, अगर आप अपनी मेजॉरिटी खो गए हो ना, आप रिस्पेक्ट करो पार्लियामेंटेरियंस की। हाँ अगर वो सबसे बड़ी बात करते हैं जी वो फ्लोर क्रॉसिंग, तो भाई इलेक्शन कमीशन को कोई उनको डी-स्टेट कर दे, उनके ऊपर इलेक्शन कमीशन में जाएं। ये कौन सी बात है कि जी वो देखे ना जी वो इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा, वो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेजे हैं। हम कहते हैं उनको, अगर उन्होंने कानून तोड़ा है तो उनको करो, लेकिन नेशनल असेंबली में जो गवर्नमेंट बनी है उसमें तो कोई फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हुई। उसमें तो कोई नहीं, वो तो सारे कोलिशन पार्टनर थे जी। मैंने कहा इल्हान उमर अभी आई हुई थी, इल्हान उमर, हाँ इल्हान उमर, फखर साहब देखिए पहली बात तो ये, इल्हान उमर को इतना प्रोटोकॉल देने की क्या जरूरत है? इल्हान उमर कौन है? इल्हान उमर ऐसे ही है जैसे मैं आपको मिसाल दूं तो जैसे पाकिस्तान में कोई एमएनए होता है तो इल्हान उमर यहाँ एक एमएनए है। आपने पाकिस्तान का सदर उसको मिल रहा है, वजीर आजम मिल रहा है, उसको प्रेसिडेंट मिल रहा है, उसको वो जो अपोजिशन लीडर मिल रहा है, उसको कश्मीर में कितना प्रोटोकॉल, नेशनल असेंबली का स्पीकर मिल रहा है, जैसे वो पता नहीं क्या। और मजे की बात है वो स्टेट विजिट पे नहीं, जाती विजिट पे आई है। एट वैली वो स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो वहां पे क्या कर रही है ना, वो हमसे पूछ के गई हैं, वो अपने एक पर्सनल विजिट पे गई हुई हैं। सो इतनी तो औकात है हमारी लीडरशिप की कि ये उसी वक्त को बंदा है तो लेट जाते हैं। इमरान खान साहब जो है वो अपने फॉरेन मिनिस्टर को लेके उसके साथ बैठे हैं, ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर को लेके उसके साथ बैठे हुए हैं। वो कौन है भाई? इल्हान उमर। इल्हान उमर के यहाँ अमेरिका में 50 मसले चल रहे हैं। मैं बहुत सारे दोस्तों से बात की, मैंने उनके बारे में पढ़ा समझा भी। तो क्वेश्चन ये है कि हम लोग जो है ना, वो कल आपने देखा है कि वो जयशंकर साहब जो थे इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, सर मैं उसी पे आ रहा था, बिल्कुल आपने बिल्कुल रायसीना डायलॉग में वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे हमें अपनी आइडेंटिटी पे काम करना है। सो क्वेश्चन ये है कि वो देखिए इंडिया आज कहाँ पहुंच रहा है, वो 75 साल में कहाँ पे हैं, और हमारी वैल्यू ये है कि एक कांग्रेस वुमेन अमेरिका से आ जाए तो सारी हुकूमत लेट जाती है उसके आगे। सो ये जी बिल्कुल सर। चीमा साहब एक लास्ट क्वेश्चन, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इस वक्त दो फ्रंट से जो है वो बड़ा सख्त प्रेशर आ रहा है। एक तो जिस तरीके से पॉलिटिकल साइड से इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं, दूसरा है सर बलूचिस्तान के हालात, और इसके साथ साथ सर हमारा अफगानिस्तान का बॉर्डर। क्या नजर आ रहा है आपको? क्योंकि प्रेशर बहरहाल है, जो हमले हम देख रहे हैं अभी कराची का जो हुआ, BLA जो कर रही है इस नए साल में, तो क्या नजर आ रहा है कि अभी मतलब दोनों प्रेशर की वजह से ज्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं, या संभाल लेंगी हमारी फोर्सेस जो है बलूचिस्तान को भी संभाल लेगी और अफगान बॉर्डर को भी संभाल लेगी?
सर संभालने को वी 100% नो कि उनके पास कैपेबिलिटी है। क्वेश्चन ये होता है कि देखें अफगानिस्तान में हमें उम्मीद थी तालिबान के ऊपर के वो बंदे बनेंगे, वो बंदे नहीं बने। दे हैव टेकन अ डिफरेंट लाइन। उन्होंने कहा नहीं जी हमने टीटीपी को सपोर्ट करना है, हमने बलोच मिलिटेंट्स को अपना देनी है और वो अपनी उस गेम में लगे हुए हैं, उनको करने दें। लेकिन यह है कि हमारे पास एब्सोल्यूट कैपेबिलिटी है, हम आज चाहें तो अफगानिस्तान को चोक कर दें। ठीक है, इमरान खान जो है वो तो तालिबान के हक में इसलिए बातें करते हैं, उनको पता है, फखर भाई बुरा ना मनाइएगा, उनको तो पता है मैंने केपीके का वोट लेना है, उनको तो मैंने पश्तून वोट लेना है, मैंने एथनिक वोट लेना है। हाँ, वो सिर्फ वो अफगानिस्तान के साथ नहीं थे, वो खैबर पख्तूनख्वा का जो पख्तून वोटर है, वो जो एथनिक है उसको टच कर रहे थे, उसको बता रहे थे देखो मैं तुम पे ड्रोन हमले हैं तो मैं बात करता हूँ, देखो मैं तुम्हारे ट्राइबलिज्म की बात कर रहा हूँ, देखो मैं तुम्हारी वैल्यूज की बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे कल्चर की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे बारे में बता रहा हूँ, देखो मैं तुम्हारा एडवोकेट हूँ। और वो सीधे और मासूम और हुब्बल वतन हमारे पख्तून भाई जो हैं वो समझ गए कि ए बंदा साडा जड़ा है ना, तो इमरान, और ऊपर से मजहब कार्ड भी इमरान खान साहब खेल गए ताकि जमात इस्लामी और JUIF को तो फारग करो ना। और इमरान खान साहब को थोड़ा सा पीछे चले जाए, वो कहते थे फजलुर रहमान तुम मजहब कार्ड खेलते हो, ठीक है। और दूसरी बात आपने बलूचिस्तान की बात की, मैं आपको फखर भाई बात बताऊं, बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा सीरियस डायलॉग चाहिए। देखें ये जो लड़की जिसने सुसाइड किया है ना, ये बड़े पढ़े लिखे घर की है, मेरे पास इसकी पूरी प्रोफाइल आई है, मैं एक शेयर करूंगा अनकरीब, कि इसकी जो ये बड़े पढ़े लिखे, इसका आई थिंक वालिद जो रहा है वो रजिस्ट्रार रिटायर्ड है सर, रहा है, ठीक है, इसके भाई जज और पता नहीं कहाँ क्या कमिश्नर और इस तरह की पोस्ट में, मतलब इस तरह के लोग हैं जो, अब आप इमेजिन करें इतनी अच्छी फैमिली जो है, उसका बच्चा जो है, लड़की जो है वो अपने हस्बैंड जो उसका डॉक्टर हो, वो इस तरह करे, तो इट मींस दैट देयर इज सम सीरियस प्रॉब्लम इन द सेटअप। आपका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, उसको प्लीज अनर्थ करें, उसको समझने की कोशिश करें, थिंग्स विल नॉट बी द सेम द वे दे आर। सो ये चीजें मेरा ख्याल है, कैपेसिटी बहुत ज्यादा है लेकिन एक लोकल इंडिजिनस डायलॉग चाहिए, और ये जो एस्टैब्लिशमेंट इस्लामाबाद या पिंडी से बैठ के क्वेटा के फैसले करती है, दे मस्ट नॉट बी डन बिकॉज वो बैकफायर कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अब इतनी खराब हालत होते हुए मैंने कभी किसी कंट्री की हिस्ट्री में नहीं देखा। मतलब इतने सारे मौके मिलने के बावजूद भी अगर आप इस सिचुएशन पर हो सकता है कई सारे कंट्रीज डिफॉल्ट कर गए हैं, कई सारे कंट्रीज नीचे बैठ गए हैं, कई सारे कंट्रीज के अंदर इन्फ्लेशन इतनी बड़ी मात्रा में है कि एक ब्रेड का पैकेट आपको अगर लेना है तो हज़ारों या फिर लाखों रुपए देने पड़ते हैं। चलो ठीक है, लेकिन ऐसा कंट्री जिनको इतने सारे मौके दिए गए हो, मौके मिले हो, चाहे वो ओसामा बिन लादेन के फेवर में या फिर ओसामा बिन लादेन वाली सिचुएशन थी उसको लेकर अमेरिका इतने पैसे दिया करता था, या फिर रशिया को भगाने के लिए अफगानिस्तान से, लेकिन जो भी सिचुएशन हो इतने सारे पैसे मिलते थे कि पाकिस्तान खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग लेवल का क्रिएट करके यहाँ पर फिलहाल एक डेवलप कंट्रीज़ की कगार पर आकर खड़ा हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, करप्शन बहुत बड़े मात्रा में हुआ। आज जब $10 बिलियन या फिर $9 बिलियन का रिजर्व पड़ा है पाकिस्तान के पास, उसमें भी 3 बिलियन जो है सऊदी के है, 2 बिलियन जो है वो UAE के है, 2 बिलियन जो है वो चाइना के है। मतलब पाकिस्तान के पास खुद का कुछ नहीं, एक शर्म वाली बात है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब जरा सीधी पहले तो ये बताएं, पैसे मिले नहीं मिले? हमें पैसे मिलने की उम्मीद में बैठे डॉक्टर साहब, अभी नहीं मिले। अभी नहीं मिले? अच्छा अभी नहीं, एक मिनट, उम्मीद में बैठे। अच्छा, हमें IMF से भी नहीं मिले, हमें सऊदी अरब से भी नहीं मिले, तो ये हम उस वक्त आपके पास ऑफिशियल रिजर्व जो है $10.5 बिलियन है, उसमें से $10 बिलियन वो है जिसको आप हाथ नहीं लगा सकते, अपने दोस्त ममालिक से आप लेके आए हैं सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट के लिए। दौरे सऊदी अरब और दौरे मुत्तहिदा अरब अमारात से हमें क्या मिला है, मतलब वहां से हासिल क्या? एक तो ये बदनामी हुई है सबकी, सर पाकिस्तानी की, और सर शर्म से हमारे झुक गए हैं कि वहां से हमें फाइनेंशियली क्या मदद मिलती है जी। अच्छा, अब उसमें 2-3 बातें हैं यहाँ पे। 2-3 बातें ये हैं कि डॉक्टर फरूख सलीम साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर, वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा अपना एक उबहम दूर करूं, ये सऊदी अरेबिया से हमें क्या मिला है ये कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले मैं चाहूंगा कि आप जरा ये स्क्रीन पे देखें, ब्लूमबर्ग जो है वो ये खबर दे रहा है कि सऊदी टू एक्सटेंड ऑयल लोन टू पाकिस्तान। अच्छा, यानी पाकिस्तान को जो ऑयल वो दे रहे थे उसको उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है, यानी वो जो डेफर्ड पेमेंट्स पे वो देते रहेंगे। लोन है, ये कर्जा है। डिस्कसिंग डॉलर डिपॉजिट्स, अभी तक डॉलर के डिपॉजिट्स पे डिस्कशन हो रहा है।
ठीक है, ये ब्लूमबर्ग कह रहा है। अच्छा, फिर सऊदी गजट जो है सऊदी अरेबिया का, वो कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान टू डिस्कस, फिर डिस्कस का लफ्ज आ रहा है सऊदी गजट में कि पॉसिबल सपोर्ट फॉर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ऑफ 3 बिलियन डिपॉजिट। सऊदी गजट भी लफ्ज डिस्कस इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, अल अरेबिया जो है, जो सऊदी अरेबिया का मीडिया है, वो ये कह रहे हैं कि सऊदी टू एक्सटेंड ऑयल लोन टू पाकिस्तान डिस्कसिंग डॉलर डिपॉजिट्स, फिर डिस्कसिंग आ गया, मतलब अच्छा। फिर रॉयटर्स क्या खबर दे रहा है, रॉयटर्स ये कह रहा है कि सऊदी एंड पाकिस्तान टू डिस्कस, फिर लफ्ज डिस्कस आ गया, यानी मुशावरत हो रही है, मशवरा हो रहा है। अच्छा, फिर तो ये मुझे ये से बताएं, मैं आपसे ये सवाल पूछने की जसारत करता हूं, मुझे ये बताएं कि अच्छा, एक्सप्रेस ट्रिब्यून जो है पाकिस्तान का, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान और किंगडम सऊदी अरेबिया डिस्कस ऑगमेंटिंग 3 बिलियन डिपॉजिट। पैसे मिलने की उम्मीद में बैठे। अब क्या आपने रॉयटर्स का बता दिया, आपने ब्लूमबर्ग का बता दिया, अगर गल्फ न्यूज इसमें ऐड कर दें, उसने भी स्टोरी दी है, लेकिन डॉलर्स का जिक्र कहीं नहीं आया। अरब न्यूज जो सऊदी अरेबिया का अपना अखबार है, वो कहता है डिस्कस द पॉसिबिलिटी, दोबारा से वही डिस्कस का लफ्ज। अच्छा, आप जॉइंट स्टेटमेंट में आ जाएं जो मुश्तरका ऐलान किया गया है पाकिस्तान सऊदी अरेबिया की तरफ से, उसमें 3 नुकात मेन हैं ऑपरेशनल जो कहलाते हैं। पहले तो वो कहते हैं कि अफर्म्ड इट्स कंटिन्यूड सपोर्ट, कि सऊदी अरेबिया जो है वो इस चीज का ऐलान कर रहा है कि वो पाकिस्तान की हमायत बरकरार रखेगा या मुसलसल हमायत बरकरार रखेगा। ठीक है। फिर उसके आगे वो लिखते हैं कि इंक्लूडिंग द डिस्कशन, यानी कि इस हमायत के अंदर ये डिस्कशन भी शामिल है। तो ये दोबारा से वही डिस्कस का लफ्ज आ गया, डिस्कशन हो रही है। अच्छा। और फिर वो तीसरा जुमला लगाते हैं कि एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस। तो कुछ ना कुछ हो रहा है, ऑप्शंस एक्सप्लोर हो रही हैं, डिस्कशन हो रही है। लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे महसूस ऐसा हुआ, जो मुश्तरका ऐलान है जो मई 1 का है और फिर अप्रैल 24 का एक IMF का स्टेटमेंट है जो बड़ा वाज़ेह है, उसमें और जो मुश्तरका ऐलान है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का, उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो कॉमन है। डॉक्टर साहब जरा सीधी पहले तो ये बताएं, पैसे मिले नहीं मिले? हमें पैसे मिलने की उम्मीद में बैठे डॉक्टर साहब, अभी नहीं मिले। अभी नहीं मिले? अच्छा, अभी नहीं, एक मिनट, उम्मीद में बैठे। अच्छा, हमें IMF से भी नहीं मिले, हमें सऊदी अरब से भी नहीं मिले, तो ये हम मुझे अच्छा चले आगे चलते हैं। अच्छा, अभी हमारा फर्ज था दरखास्त डालना। अच्छा। हमने दरखास्त डाल दी है कि खुदाया वो जो ऑयल की फैसिलिटी है उसको भी डबल कर दो, 1.2 अरब की पहले है 2.4 कर दो, और जो डिपॉजिट है वो इजाफी 2-3 बिलियन डॉलर दे दो। इसी तरह दरखास्त हमने IMF में भी डाल दी है। तो हमारा फर्ज था दरखास्त डालना, वो डाल दी। उस वक्त आपके पास ऑफिशियल रिवर्स रिजर्व्स जो हैं $10.5 बिलियन हैं, उसमें से $10 बिलियन वो है जिसको आप हाथ नहीं लगा सकते, अपने दोस्त ममालिक से आप लेके आए हैं सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट के लिए। तो मुझे बताएं, उसके बाद हमारे पास क्या कोई ऑप्शन रहती है कि IMF के अलावा किसी और जगह पे जाके ये जो डॉलर की बैंकरप्सी और जो श्रीलंका के अंदर सूरत हाल है, उस तरह की सूरत हाल से बचाने के लिए पाकिस्तान कहीं और से ये पैसे इकट्ठे करें? हम दोबारा अपने दोस्त ममालिक के पास भी जा रहे हैं, IMF के पास भी जा रहे हैं, ताकि इस मुल्क को बैंकरप्सी से बचा लेंगे। पहली चीज। दूसरी बात ये याद रखिएगा कि जिस किस्म के अंदरूनी खसारे ये हमें दे के जा रहे हैं ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का आखिरी साल जो इलेक्शन का साल था उसमें 2200 अरब का खसारा था, 5,500 अरब रुपए का ये खसारा होगा इस साल अकेले के अंदर। उसके बाद ना आपके पास वहां पे पैसे मौजूद होंगे कि कोई आप अपने प्रोग्राम को फंड कर सके, ना आप एहसास को फंड कर सकेंगे। आपको दोबारा मिनी बजट लेके आएंगे इन खसारों को कंट्रोल करने के लिए। हम सब दूसरे मुल्कों में अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, और दूसरा ये नहीं पूछ रहा होता कि आप PTI के हैं या आप तहरीके जो है वो इंसाफ के हैं या मुस्लिम लीग नून के। कहते हैं पाकिस्तानी जा रहा है, ये पाकिस्तानी हरकत, ये पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, पाकिस्तानी। तो रगड़े में सब आते हैं, जिसकी वजह से आपका पासपोर्ट, आपके इश्यूज, आपकी इकोनॉमी, आपका लेबर वहां पे क्या काम कर रहा है, आपके लोग वहां पे क्या काम कर रहे हैं। तो अब मसला ये कि इस पूरे के पूरे इशू में जो है वो बदकिस्मती के साथ सबके सब आ गए। और आज जो है वो मैं आपको सिर्फ ये बात बताऊं कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनको गिरफ्तार करने का एक इरादा है,
एक बड़ी सोच ही पाई जाती है कि इमरान खान साहब को भी गिरफ्तार कर लिया जाए और शेख रशीद साहब को, बाकी शख्सियत को, राना जो रहनुमा है, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा भी है कि इमरान खान साहब गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पर्चे वगैरह दर्ज हो गए हैं अब। और उसके बाद वो कहते हैं कि ये झाग की तरह सारा जो लॉन्ग मार्च वगैरह बैठ जाएगा और उसके नतीजे में कुछ भी नहीं होगा और पकड़ के इनको अंदर डाल देंगे। और अब मसला ये है कि आपको पता ही तौहीन रिसालत एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर लोग वैसे ही जज्बाती होकर वैसे ही मार देते हैं। मतलब वैसे ही एक माशरे के अंदर एक ऐसा तबका तो है ना, वो पूछते भी नहीं है, वो कहते हैं अच्छा ये तौहीन रिसालत, मार दो। और ये उसके ऊपर जो पेट्रोल के ऊपर 100 अरब रुपए महीने की सब्सिडी देके गए हैं। मुझे आप बताएं, वफाकी हुकूमत के चलाने का खर्चा 500 अरब और 100 अरब महीने का, जिसका मतलब है सालाना जो सब्सिडी पेट्रोल के ऊपर आप बड़ी बड़ी गाड़ी वालों को देके गए हैं उसका तखमीना 1000 अरब से ज्यादा। तो मुझे बताएं मुल्क कैसे चलेगा। तीसरी बात, जो आपके बिजली का निजाम ये दरम बरम करके गए हैं, जिन सालों के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर एंड 2021 ईंधन की कॉस्ट जो थी 6 रुपए की थी, उन 2 सालों के अंदर ये जो गर्दिशी कर्जा है 2 गुना करके गए हैं। आज तो तेल भी $100 का है और डॉलर भी ये 200 के ऊपर पहुंचा के गए हैं। तो उसके बाद आज ईंधन की कॉस्ट 13-14 रुपए आ रही है। इसीलिए हम उन पावर प्लांट्स को पैसे नहीं मुहैया कर पा रहे, जिसकी वजह से लोड शेडिंग हो रही है। लोड शेडिंग कंट्रोल कर लेंगे हम इन सारी प्रॉब्लम से बखूबी वाकिफ हैं, इनकी बदनीयती से भी वाकिफ है कि किस तरह से ये बारूदी सुरंगें लगा के गए, और ईमानदारी के साथ पुख्ता हमारे पास ये यकीन है, अज़म है कि हम इन चैलेंजेस का सामना करेंगे और लोगों को रिलीफ जल्द प्रोवाइड। नमस्कार दोस्तों, अब ये चीज़ पाकिस्तान के अंदर बहुत ही बड़ी मात्रा में हो रही है कि ये डिस्कशन, मतलब ये तो अगर आप देखो तो कुछ सालों से हो ही रहा है कि भाई इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते, अच्छे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। और यहाँ पर बात हो रही है कि आपको यहाँ पर बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। मतलब इंडिया के साथ उस लेवल के रिलेशन सुधारने हैं अगर आपको, तो बहुत सालों तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो आपको कई मौके दे चुके हैं। एक बार तो आतंकवादी हमला हो गया, फिर भी आप पर ट्रस्ट करके आपको यहाँ पर मतलब आपके साथ जो रिलेशन था वो मेंटेन रखा था, लेकिन फिर उसके बाद हमारे जो सब्र का पारा था वो टूट गया। और उसके बाद अब जो है इंडिया मुड़ कर नहीं देखता पाकिस्तान के साथ, क्योंकि भले ही इतना पड़ोस में देश हो, भले ही हमारे कई सारे जो लोग हैं उनको रोज़गार मिल जाएगा अगर उनके साथ बिजनेस करेंगे, लेकिन फिर भी इंडिया उसकी तरफ देखना नहीं चाहता। और अगर पाकिस्तान के साइड से देखो तो पाकिस्तान को भी पता है कि भाई थोड़े थोड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि बड़े स्टेप्स में इंडिया मानेगा नहीं। हालांकि ये भी डाउट है कि वो जो कह रहे हैं कि बेबी स्टेप्स, अब किस चीज़ में बेबी स्टेप्स लेने हैं। अगर मान लीजिए किसी ऐसी चीज़ में है तो वहाँ पर भी इंडिया मना कर देगा। बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि छोटे छोटे स्टेप लेकर इंडिया के साथ कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं पहले, और उसके बाद ट्रेड शुरू करेंगे, रिलेशन सुधारेंगे। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आ सकती है। पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस, हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के इक़दामात वहाँ भी आपको जिसे कहते हैं ना बेबी स्टेप से काम शुरू करना पड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता चलना पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत है भारत में, मुझे ये लगता है कि वो ये समझती है कि अगर पाकिस्तान पे दबाव बनाए रखा उन्होंने तो पाकिस्तान जो है वो प्रेशर में आ जाएगा और बहुत सारे कंसेशन हम पाकिस्तान से ले सकेंगे और पाकिस्तान को मजबूर कर देंगे एक ऐसे मुकाम पे जाके जब पाकिस्तान के पास मजीद कोई ऑप्शन ना रहे। मसला ये कि हमारे हलीफ ममालिक की तादाद भी कम होती जा रही है। एक ज़माने में सऊदी अरब आपका बहुत बड़ा हलीफ था, वो नहीं रहा। ईरान साथ पे ताल्लुकात कशीदा हैं, अब तुर्की तक से ताल्लुकात में कशीदगी आ रही है, अमेरिका से तो है ही कशीदा। तो मुझे ये लगता है कि हमारे ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं। हमें खारजिया पॉलिसी पे, हमें अपनी जो हमारी माशी पॉलिसीज हैं उन पे काम करना पड़ेगा। और ये जो बार बार हम 28 दफ़ा ले चुके हैं IMF से बेल आउट पैकेजेस देते हैं और इस तरह जो कहते हैं फायर फाइटिंग करते हैं, हर मसला खड़ा हो जाए उसको फिर आग बुझाने, फिर अगली आग तक देखा जाएगा। तो उसको छोड़ के जिस तरह साहब ने कहा था कि हमारी तो कोई पॉलिसी नहीं, सिर्फ खारजा पॉलिसी नहीं, कोई पॉलिसी नहीं है। हमें पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, डॉक्टर पॉलिसीज बनानी पड़ेगी और उन पर काम करना पड़ेगा, मईशत को मुस्तहकम करना पड़ेगा, खारजा पॉलिसीज के खतूत वाज़ा करने पड़ेंगे ताकि लोग जब आपसे नेगोशिएट करने आए तो उनको पता हो कि वो किस पैरामीटर में रह के आपसे नेगोशिएट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत सारे काम
करने की जरूरत है, लेकिन इस वक्त तो सारा फोकस जो है इस पे कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा। कि हमारी खारजा पॉलिसी में जहाँ हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात अहम है, यकीनी तौर पे वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात गैर मामूली तौर पर अहम होते हैं। तो आप समझते हैं नई हुकूमत जो इस्टेब्लिशमेंट की एंडोर्समेंट है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, ये वाकई एक फैक्ट है? चूँकि आप फॉरेन ऑफिस में रहें, कश्मीर वहाँ डिस्कस होता है, अफ़गानिस्तान वहाँ डिस्कस होता है, पिछले बरस आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का इंतज़ाम बाकायदा डिस्कस हुआ, 5 मीटिंग्स हुई उसके ऊपर। तो ये जब सारी चीज़ें खारजा पॉलिसी की, जैसे कि डॉक्टर हुमा बकाई साहबा कह रही हैं कि ये जब मिलिट्री ओनरशिप होती है तो तब चीज़ें आगे बढ़ती हैं। डॉक्टर हुमा बकाई साहब ने जो मुख्तसरन जायज़ा लिया है, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ। अच्छा, और बहुत खरा जायज़ा लिया है। इसमें जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल है, या जो हमारी मिलिट्री का, आर्मी का, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का, उसको ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि 100% जो है वो फॉरेन पॉलिसी उधर से ही चलाई जाती है, फ़ौज ही फॉरेन पॉलिसी बनाती है, फ़ौज ही फॉरेन पॉलिसी चलाती है। उसमें कुछ एरियाज इत्तेफाक से उनका तयन कर दिया गया है कि इनमें आपने मुशावरत करनी है, और इसमें जो है वो फौज बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेती है। मिसाल के तौर पे जब न्यूक्लियर मामलात की बारी आएगी तो उसमें फौज का ये कहना है कि उसमें उनको शामिल किया जाए। उसके बाद आता है आपका हिंदुस्तान से ताल्लुकात, वॉशिंगटन से, अमेरिका से ताल्लुकात, ये जो CPEC वगैरह का कोई बड़ा इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है तो उसमें, अफगानिस्तान खास तौर पे। इसके अलावा अगर आप कहें कि जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है या जो फौज है वो ये भी जानना चाहती है कि अफ्रीका में क्या पॉलिसी है पाकिस्तान की, लैटिन अमेरिका में क्या है, साउथ ईस्ट एशिया में क्या है, फिलीपींस से कैसे ताल्लुकात होने चाहिए, या फॉर दैट मैटर ये जो आपका पूरा का पूरा ग्लोब है, इसमें से सिर्फ 4-5 मुल्क निकाल दीजिए जिनके बारे में कि फौज का जो हमें प्रैक्टिस नजर आ रही है कि उसमें, और उसमें भी मैंने ये देखा है, यानी 35 साल हम इस दश्त की सहरा नवर्दी की है हमने, कि उसमें बहुत ज्यादा हद तक वो कोशिश करते हैं कि एक मिल के बात हो, एक ऐसा कंसेंसस डेवलप हो जिसमें कि जब भी हमने कुछ करना है, मिसाल के तौर पे अफगानिस्तान पे हमला होता है, इराक को ज़ाया कर दिया जाता है, शाम में क्या हो रहा है, उसमें यह है कि फौज बाकायदा तौर पे उसमें शामिल है फॉरेन पॉलिसी के प्रोसेस में, लेकिन इसमें कुछ और स्टेक होल्डर्स भी हैं। मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूं कि हमारे जो थिंक टैंक्स हैं जी, जो जिस तरह हुमा बकाई साहबा हैं, यानी वो लोगों उनके हम बाकायदा पढ़े जाते हैं, मकाले लिखे हैं, मज़ामीन लिखे हैं, अखबारात हैं, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आपका मतीन हैदर है, ये सारे लोग जो लिखते हैं उनको कोलेट किया जाता है। फिर आपके 100 से ज्यादा मिशंस अब्रॉड हैं, उनसे आप इंफॉर्मेशन लेते हैं, इनपुट लेते हैं, केबल्स भी आती हैं। इस तरह की जिस केबल की तरफ आप इशारा करके मुस्कुरा रहे हैं ना, इस तरह की केबल कभी कभी आती हैं, और इस केबल के साथ जो हुआ है ये मेरी जिंदगी में तो ये पहली दफा हुआ है। कितनी खौफनाक केबल आई है, पहली दफा हुआ जी डॉक्टर साहब, कितनी खौफनाक केबल आई है जिसने पाकिस्तान की सियासत में तहलका मचा दिया। देखिए ना जी, बस वही हुआ कि somebody refused to toe the line. Yes, here is the point. तौर पे we toe the line. This time क्योंकि एक गैर रवायती सियासतदान था, एक गैर रवायती तरीका सियासत है, और उस गैर रवायती तरीका सियासत में उन्होंने उसको इस तौर इस्तेमाल कर लिया जिस तौर इस्तेमाल हुआ, और अब मेरा ख्याल है कि हम सब उसमें फंस गए। मुझे लगता है वो जरूरी है, वो मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे और अमेरिका के जो ताल्लुकात है ना, उसमें इस तरह के मसला पहली दफा नहीं हुआ है। हमारे यहाँ सलाला भी हुआ है, हमारे यहाँ उसामा बिन लादेन भी हुआ है, और फिर जब जरूरतें पड़ती हैं, कन्वर्जेंस होती है, तो वी मूव ऑन। तो मुझसे बहुत दफा लोगों ने बाहर के टेलीविजन पे और US से भी लोगों ने कहा कि इज दिस समथिंग व्हिच इज गोइंग टू फ्रैक्चर द रिलेशनशिप। आई थिंक नो, इट्स नॉट गोइंग टू फ्रैक्चर द रिलेशनशिप। जो हमारी रिलेशनशिप की थीमेटिक्स हैं कि हम यूटिलिटी पार्टनर हैं, हम टेक्टिकल पार्टनर हैं, हम जरूरत के वक्त कल्टिवेट किए जाते हैं, हम नॉन नेटो अलाय हैं, हम मोस्ट अलाइड अलाय हैं, हम मोस्ट सैंक्शनड अलाय हैं, और हम मोस्ट बॉन्ड अलाय हैं।
ये हमारी हकीकत है 70 सालों की जी डॉक्टर साहब ताल्लुकात की। अनवर इकबाल साहब, डॉक्टर उमा बकाई और एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब इस बात पर कायल हैं कि वाशिंगटन का अभी भी दबाव है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के ऊपर। आप क्या समझते हैं? केबल के ऊपर तो हम बहुत बात कर चुके, लेकिन आप चूँकि पहली दफ़ा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप यकीनी तौर पे उसके ऊपर भी बात करेंगे। अभी भी आप समझते हैं कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पे वाशिंगटन से दबाव आता है और वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है? यानी मतीन, हम बहुत आइडियलिस्टिक बातें करते हैं कि दबाव आता है, कॉम्प्रोमाइज हो जाती। कौन सा ऐसा मुल्क है जिस पे दबाव नहीं आता? कौन सा ऐसा मुल्क है जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता? इवन अमेरिका को करना पड़ता है। अमेरिका ने नहीं किया आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम के मौके पर। जब अफगानिस्तान में उनको आपकी जरूरत थी, उस वक्त उनको क्या, वो अमेरिकी बिल्कुल बच्चे हैं, उनको नहीं पता था कि आप न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, आप बनाने के करीब पहुंच गए। पता था, लेकिन उनके इंटरेस्ट ऐसे थे कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया। आपका भी ये है कि इस वक्त आपको ये लगता है, आप अभी तक अपना, मेरा ख्याल है एक जमाने में मुझे लगता था कि आपने माइंड अपना मेकअप कर लिया और आपने फैसला कर लिया है चीन की तरफ जाने का, लेकिन अभी तक लगता है कि आप अभी भी इधर उधर दोनों तरफ जाने का सोच रहे हैं। तो फिर भी अब आपको ये लगता है कि क्योंकि आपके मफादात अमेरिका से उस तरह इतने मजबूत मफादात वाबस्ता नहीं है जैसे पहले थे, तो इसलिए आप भी और ऑप्शन की तरफ देखते हैं। वो भी, उनका भी मसला है चीन को कंटेन करने का, और वो इंडिया की तरफ देखते हैं, इंडिया को ज्यादा अहमियत देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मफादात में फर्क, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, उसकी वजह से आपको दूरी नजर आ रही है। अब भी आपके लिए एक गेम ओपन है, अगर आप खेलना चाहें, जो कि आप नहीं खेलेंगे जाहिर है, और खेलना चाहिए भी नहीं। तो यह है कि अगर आप गिलगित बल्तिस्तान को उसी तरह इस्तेमाल करने दें जिस तरह केपी और बल्तिस्तान हुए थे किसी जमाने में अफगानिस्तान के लिए, और वहां से बंदे के जाएं सिंकियांग में और वहां जाके लड़ें, तो आपको फिर आप बहुत ही अहम हो जाएंगे, अलाई हो जाएंगे आप। वो तो कोई मसला नहीं है, वरना आप मोस्ट सैंक्शन रहेंगे। अब मफादात होते हैं मुल्कों के, ये तो अब क्लीशे बन गया है। डॉक्टर साहब इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाती हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि कौमों के दरमियान दोस्ती नहीं होती, वो सिर्फ मफादात होते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर देखो तो इंडिया और चाइना की कंपटीशन खुलकर आपको देखने को मिलेगी। चाहे वो पोर्ट्स के मामले में हो, चाहे किसी कंट्री के ऊपर एयरबेस बनाना हो, चाहे वहाँ पर जो डिफेंस वाली जो एक सिचुएशन होती है वो बनाना हो, जो भी हो। अगर यहाँ पर पहला एज नो डाउट चाइना को था, क्योंकि वो श्रीलंका में घुस गया, वो यहाँ पर बांग्लादेश में उसने घुसने की ट्राई की, उसके अलावा अरब कंट्रीज़ में उसने घुसने की ट्राई की, उसके अलावा इसराइल के आसपास उसने घुसने की ट्राई की। लेकिन यहाँ पर इंडिया ने थोड़ा लेट शुरू किया, लेकिन इतना तेज़ी से कैचअप कर रहा है इंडिया कि ये सारी जगह जहाँ जहाँ पर चाइना जाकर बैठा है उसके आसपास हमने हर जगह पर एक चेक पॉइंट बिठा दिया है। मतलब हमने भी वहाँ पर जगह ले ली है दूसरे कंट्रीज से, और नो डाउट जो भी उस कंट्री को हमको देना पड़ा होगा हमने किया होगा, मतलब उसी हिसाब से तो रिलेशन आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब जो है वो चाइना को लग रहा है कि एक तो जो उनका यहाँ मैन्युफैक्चरिंग, मास मैन्युफैक्चरिंग होता था, नो डाउट आज भी चाइना के अंदर मास मैन्युफैक्चरिंग बड़ी मात्रा में होता है, लेकिन बहुत बड़ा जो पोर्शन था वो इंडिया कब्जा कर चुका है। और आने वाले दिनों में चाइना को यही डर है कि हमारा जो पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग जो सिचुएशन है वो पूरा इंडिया खींच के ले जाएगा। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। सुनने में आया कि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हसीना वाजेद है, उन्होंने चिटागांग पोर्ट जो है वो ऑफर की है कि जिस तरह चीन जो है वो श्रीलंका की पोर्ट में जाके बैठ गया, आप भी बांग्लादेशी पोर्टों पे बैठेंगे। क्या मतलब ये हो क्या रहा है? आप इंडिया चाइना जो कंपटीशन है, क्या वो श्रीलंका में भी होगा, वो मालदीव में भी होगा, वो नेपाल में भी होगा, वो बांग्लादेश में भी होगा? ये आप इसको एंगल को कैसे देखते हैं? क्योंकि जो लार्जर इस वक्त बात जो देखी जा रही है वो ये है कि इंडिया चाइना कम्पीट करना चाह रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आप जिसको कहते हैं विनिंग हार्ट्स एंड माइंड चाहते हैं, या कि आप चाहते हैं कि कोर्जन की बात हो रही है? जब ये बात होती है कि मैं देख रहा था त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि हम तो नेपाल में हुकूमत बनाने वाले हैं, श्रीलंका में अपनी हुकूमत होगी, वो तो कोई मसला ही नहीं। अमित शाह ने हमें कहा हुआ है ये छोटे मोटे एरियाज तो हमारे साथ होंगे। तो ये क्या चीज है? सिर्फ कंपटीशन है, या कि आप समझते हैं कि जी ठीक है वो आपके हिस्टोरिकल ताल्लुकात हैं, रिलीजियस ताल्लुकात हैं, कल्चरल ताल्लुकात हैं, तो वो हम जैसे मर्जी उनके ऊपर वो कर लेंगे। सो ये जरा बताइएगा कि इंडिया जो है वो क्या चाइना के पीछे पीछे जा रहा है,
या कि वो समझते हैं कि ये आप इस खित्ते में इनके साथ इन ममालिक के बगैर गुजारा नहीं है? जरा इसमें थोड़ी हमें ये जी। नहीं चीमा साहब, आज आपने तो आपने गूगली फेंकी विद इनस्विंगर और आउटस्विंगर मिला के आपने एक नई गूगली बनाई है। देखिए चीमा साहब, सबसे पहली बात, हमारी फॉरेन पॉलिसी इज नॉट ना पाकिस्तान को ओरिएंटेड है ना चाइना को ओरिएंटेड है। तो वी हैव अ इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी व्हाट वर्क्स इन आवर इंटरेस्ट। पहली बात तो ये है, हम चाइना से कम्पीट कर ही नहीं रहे। देखिए चाइना का दुनिया भर में आज नाम खराब है, डेट ट्रैपिंग के लिए, हर चीज के लिए। आप जानती है चाइना में कितना नाम खराब है। आज चाइना तो आपके यहाँ तो ढेरों पाकिस्तानी भाग रहे हैं, वो चीनीज वो पीपी सूट लगा के, मैंने वीडियो देखे थे, अटैच ले लेके निकल रहे। आपने बोला कुछ नहीं होगा, चाइना ने भी बोला कुछ नहीं होगा, पर सुसाइड अटैक हुआ। चलिए कोई बात नहीं, कोई भी मरे, हमें इसका दुख है, खेद है, नहीं होना चाहिए। वी कंडेम वायलेंस, वी आर नॉट सपोर्टिंग वायलेंस इन एनी वे व्हाटसोएवर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये हमें भी इसका दुख है, नहीं होना चाहिए, कोई बेगुनाह नहीं मरना चाहिए। अब चाइना का भाई साहब नाम खराब है, चाइना को तो डेट ट्रैपिंग इस सब में फंसा रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, हम लोगों की एनेबलमेंट करते हैं। हमारा पड़ोसी है, भाई मानते हैं उसको हम खड़ा कर रहे हैं, उसको हम उधार नहीं दे रहे चीमा साहब, उस पे 8% पे उसको पैसा देके कंपाउंडिंग नहीं कर रहे, भाई तेरी ये पैसा, ये अब ना तेरा पोर्ट रख लेंगे, अब तेरा चल तेरे घर रख लेंगे, तेरी गाड़ी रख लेंगे। वो सब कवायद हमारी नहीं है, हम उसको एनेबल कर रहे हैं। उसमें बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, कोई भी हो। अब क्या होता है कि एक स्ट्रेटेजिक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बनता है, हुकूमत नहीं कह सकते आप इसको, एक स्ट्रेटेजिक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बनता है जहां लोगों को हमारा इंटेंट और इंटेंशन दिखता है, भाई ये ठीक है, दुरुस्त है, हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गेन्स के लिए, हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए इंडिया के साथ जुड़ना अच्छी बात है। देखिए चीमा साहब, अगर आप एशिया को देखें, दो बड़े पावर है, इंडिया और चाइना। अब आपके पास अभी मौका है, किसी के पास भी फॉर दैट मैटर, कि do they want to align their economy, business interests and supply chains with India, or they want to align their economy, business, supply chains and business interests with a hostile China? ये फैसला हर एक को करना है। मैं डायरेक्ट बोलूंगा, खुल के बोलूंगा, ये फैसला नेपाल को भी करना है, श्रीलंका को भी करना है, बांग्लादेश को भी करना है, हर छोटी बड़ी कंट्री को एशिया में करना है। चाइना के साथ अलाइन करके क्या होता है, केस स्टडी ओपन है, दुनिया को पता है। इंडिया के साथ अलाइन करके क्या फायदे नुकसान है, सबको पता है। अगर आप हमारे साथ अलाइन करेंगे ना, हमारा लैंड, लेडीज और लेजिटिमेसी, तीनों पे कोई हमारी आपकी नजर नहीं है। हम चाइना से कम्पीट नहीं, और चाइना की आपकी इन तीनों चीजों पे ही नजर है, उसमें कोई डाउट नहीं, कोई शुबा नहीं है। तो अब हमारे साथ जो ये होता, तो हम इसको हुकूमत नहीं कहते, स्ट्रेटेजिक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जियोपॉलिटिक्स में कहा जाता है। वी आर एक्सटेंडिंग अवर स्ट्रेटेजिक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, हेल्पिंग एंड एनेबलिंग अवर नेबर्स एज अवर फ्रेंड्स एंड ब्रदर्स। ये हमारी पॉलिसी। तो हमें चाइना से कोई लेना देना नहीं है। चाइना का तरीका अलग है, चाइना का माइंडसेट अलग है, चाइना का काम करने का इरादा और इंटेंशन अलग है। हमारा तरीका, माइंडसेट, इरादा, इंटेंशन इज कंप्लीटली डिफरेंट। अगर वो नॉर्थ पोल है तो हम साउथ पोल है। तो चाइना वाली बात आती नहीं चीमा साहब। और एक और मैं आपको बात बता दूं, अभी देखिए बोरिस जॉनसन साहब आए थे, तो उन्होंने बोला भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है। अभी मोदी जी यूरोपियन यूनियन जा रहे हैं, तो वहां एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना है। उस पर भी आएंगे, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी बस एक सेंटेंस बोलूंगा, पीपल वांट डिलिंग देयर बिजनेस फ्रॉम चाइना से सप्लाई चेन रेजिलियंस लाना चाहते, इसलिए ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की जो मतलब वो आप कह रहे हैं दिवाली सी हो रही है हर जगह, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया। कारण ये, आज आपके इन्फॉर्मेशन के लिए एक और बात बताओ, हमारे नेशनल टीवी दिन में डिबेट था, मैं उस पर था। हमने साहब एक चाइना की कंपनी जियोमी, हमने उसके आज 5,500 करोड़ के अराउंड $800 मिलियन के एसेट्स अटैच कर दिए। पहली बार किसी ने दुनिया में किसी चाइनीज कंपनी का 1 बिलियन के एसेट अटैच कर दिए। और बेचारे वो थोड़ा परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का और FRA वायलेशंस का केस है उन पे, 2 नंबर से गलत तरीकों से पैसा यहाँ से निकाला है। और ये आज बड़ी खबर थी। और एक आध बात बताऊं चीमा साहब, इसको करने के लिए पॉलिटिकल विल, एक डिप्लोमेटिक विल और एक मिलिट्री विल, तीनों होनी चाहिए। और आज हमने उनके इस कंपनी का ये करीब एसेट्स अटैच कर लिए। अब चाइना उछलेगा, कूदेगा, फांदेगा, पर सच्चाई ये है कि हमने करके दिखाया। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, 1-2 पॉइंट बड़े हम करें, थोड़ा मिसट्रस्ट के हवाले से एक आखिरी पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अब बहुत अच्छी बात है, देखें प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, मिलना चाहिए। मुझे अच्छा लगेगा गो कि बांग्लादेश एक वक्त था पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन आज बांग्लादेश पाकिस्तान से भी आगे निकल गया। और वो लोग, वो कौमें तरक्की नहीं करते, वो लोग तरक्की नहीं करते जब तक आप दूसरों को जो है वो एक्नॉलेज नहीं करते। किसी की तरक्की, किसी की सक्सेस, किसी की अच्छी डायरेक्शन को एक्नॉलेज करना और सोचना, प्लान करना, और उसको आगे जाने के लिए उनकी भी सपोर्ट करनी चाहिए और खुद भी अच्छा रास्ता तलाश करना चाहिए। हम तो इस माइंडसेट से बात करते हैं, लेकिन कुछ इश्यूज हैं जो कि इंडिया और बांग्लादेश के हैं। फॉर एग्जांपल हरकतुल जहादुल इस्लामी एक तंजीम है इंडिया में,
ठीक है जी, सॉरी बांग्लादेश में वो कह देते हैं जी। फिर जनाब एक बेंगा सीना के नाम से और फिर ये जो चीजें हैं, एक तो ये मसले रहते हैं, और इंडिया का एक वो है जी कि जहां पे भी वो कहे जी ये जहादी हैं और ये दहशतगर्दी है, एक तो ये चीज। और दूसरा सुनने में आया है कि 2011 से लेकर 2001 से लेकर 2011 तक इंडिया ने एक पॉलिसी रखी हुई थी, उसको कहते थे जिसे वो शूट टू किल पॉलिसी, जिसमें तकरीबन 1000 बंगालियों को मारा गया था। तो आप क्या समझते हैं, ये जो मिसट्रस्ट थे ये सारे अब कन्वर्ट हो जाएंगे और ये चीजों से जो है वो, या कि आप समझते हैं ये मिसट्रस्ट रहेंगे, लेकिन इंडिया जो है, बांग्लादेश जो है वो सिर्फ चाइना फैक्टर को नॉर्मलाइज कर रहा है? ये जरा, क्योंकि ये ना हो कि मिसट्रस्ट हो साथ, लेकिन इंडिया बांग्लादेश चाइना फैक्टर को नॉर्मलाइज कर रहा है कि यार चलो चाइनीज को दे रहे हैं तो इनके साथ भी करो, ये शोर मचाते रहेंगे। क्योंकि आपको पता है कि बांग्लादेश जो है इसको क्वाड की ऑफर हुई थी, तो खुद पीछे हट गए। बांग्लादेश वाज वन ऑफ द कंट्रीज ओरिजिनली जिसको क्वाड का कहा गया था, लेकिन मेरा ख्याल है उन्होंने कहा वो इतने पानी में नहीं है, इतना कुछ कर नहीं सकते। तो जरा इसमें बताइएगा, ये एक आखिरी पॉइंट है। देखिए चीवा साहब, पहले तो हमने खुद ही जवाब दे दिया कि बांग्लादेश ने खुद ही बोला भाई हमारी अभी इतनी हैसियत नहीं कि हम इस बिग बॉयज गेम्स में घुसे, तो वो दूर रहे। और अगर इंडिया क्वाड में है तो बांग्लादेश तो हमारे साथ ही रहेगा। अब हमें सबसे बड़ा पोर्ट चिटगांग दे दिया, तो इससे बड़ी चीज क्या हो गई? तो आपको ये है ना कि या तो मैं सामने आऊं या आपके पीछे खड़ा हो जाऊं, बात तो वही है, वो वाला स्ट्रेटजी है। अब देखिए बांग्लादेश का चाइना के साथ चीमा साहब $10 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। इट इज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर बांग्लादेश टू डू ट्रेड विद चाइना। दे आर लूजिंग $10 बिलियन और उनकी इकोनॉमी में $10 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट बहुत होता है। हमारे साथ उनका ट्रेड डेफिसिट नहीं है। स्लाइटली द ट्रेड इज बैलेंस्ड इन फेवर ऑफ इंडिया, स्लाइटली। बट जो हम उनको काफी सारी चीजों में हेल्प कर देते हैं, काफी जगह एनेबल कर देते हैं। अब ये जैसे ये आएगा, ये जो हमने चिटागोंग के लिए उन्होंने हवाले खोली, एस्टिमेटेड है चीमा साहब करीब कुछ $2 से $3 बिलियन का ट्रेड बढ़ेगा बांग्लादेशी पोर्टों पे इसके कारण, बिकॉज ऑफ दिस कनेक्टिविटी। और हम आप जानते हैं कि हमारा जो एक लुक ईस्ट पॉलिसी थी, एक चाइना ने हमारी एक जो यहाँ से हम वियतनाम, लाओस, कंबोडिया से एक एक्सप्रेस वे निकालना चाह रहे थे, अभी कभी उस पर बात करेंगे, लंबा है वो विषय, उसको चाइना ने ब्लॉक कर रखा है ताकि हमारा एक्सेस साउथ चाइना सी तक ना पहुंचे लगभग। तो पर हमने बांग्लादेश के साथ हम बे ऑफ बंगाल तक तो आ गए हैं, यहाँ बे ऑफ बंगाल तक हम आ गए। अब ये जो बांग्लादेश है, इसको पता चाइना के साथ खेल के कुछ मिलेगा नहीं। उसने श्रीलंका की हालत देखी है, टचवुड बांग्लादेश इज क्वाइट स्टेबल। नेपाल ने श्रीलंका की हालत देखी। बाय द वे, ये जो चीनी आप बना रहे थे ना, कह रहे रेल लिंक आएगा चीमा साहब नेपाल तक, काठमांडू वगैरह की बात कर रहे थे। अभी 10-15 दिन पहले हमने तो रेल पहुंचा दी जी काठमांडू। आप फर्स्ट क्लास बिहार से रेल चल रही, काठमांडू आ रही है, जा रही। रेल लिंक हमारा बनके तैयार भी हो गया। इसीलिए चीमा साहब मैंने कहा कई सारी ऐसी कवायदें हैं जो चल रही है, जैसे जैसे आएंगी वैसे वैसे बताएंगे। अभी डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक ओपन फोरम में बातें नहीं है, बट ये काफी लोगों को झटका लगा था भाई ये तो चीनी विनी रेल लिंक की बात कर दी, रेल कहाँ से चल गई। शेरबाद और देववा साहब आए थे यहाँ पे और उसी दौरान एक चुपचाप रेल चढ़ गई थी, बिल्कुल रेल लिंक सब फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो कहने की बात यह है कि बांग्लादेश को अपना लॉन्ग रन में सोचना पड़ेगा, उनको चाइना के साथ रहना। मैंने कहा ना, दो पावर है, हर एक को कॉल लेना पड़ेगा वेयर दे हैव टू अलाइन देयर इंटरेस्ट। हम तो श्रीलंका को भी ये कहते हैं कि भाई आप अपनी सप्लाई चेन इकोनॉमी हमारे साथ अलाइन करें, क्योंकि हमारी आपकी लैंड लेडीज और लेजिटिमेसी पे तो कोई नजर है नहीं। भाई हमने तो बांग्लादेश को लिबरेट करने में मदद की है, बहुत डायरेक्ट मदद की है, तो हमारी उन पे कोई इंटेंशन ऐसी है नहीं। तो आप ये देखें कि चाइना के साथ आपका लॉन्ग रन में चीज नहीं चलेगी। और जो आपने बताया ये शूट टू किल वगैरह वाली पॉलिसी, हाँ कुछ जहादी ऑर्गेनाइजेशंस बांग्लादेश में है। आप जानते हैं जो खालिदा जिया मैडम है, उनको पावर कहाँ से मिलती है? उनको पावर इन सब से मिलती है, मेरे से अच्छी तरह जानते हैं आप, तो नाम भी आपको सारे पता होंगे। पर जब से दीदी पावर में शेख हसीना, तब से इन सब पे कंट्रोल किया गया। काफी लोगों को इन्होंने फांसी की सजा दी है, आपको याद होगा, इस्लामिस्ट को। और जो कुछ टेररिस्ट हमारे वहां गए थे उनको हमें हैंडओवर किया है। एक टाइम में पॉलिसी थी, क्योंकि हम एक इन्फिल्ट्रेशन जो था बहुत ज्यादा बढ़ गया था कुछ स्टेट्स में, तो उसको रोकने के लिए वो पॉलिसी, आज की डेट में वो पॉलिसी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। दरअसल सिचुएशन ये है कि इंडिया के अंदर अब पूरी दुनिया से अगर कंपैरिजन करो तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा FDI आ रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है। और उससे सिचुएशन ये है कि जो भी यहाँ पर प्रेडिक्ट करने वाली एजेंसियाँ है
वो ये प्रेडिक्ट कर रही है कि अगर आप यूएस में इन्वेस्ट करेंगे, चाइना में इन्वेस्ट करेंगे, वियतनाम में करेंगे तो आपको एक स्टडी रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट चाहिए तो आप इंडिया में इन्वेस्ट कीजिए, आपको अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ये बात बिल्कुल सच भी है, क्योंकि और ये ऐसा भी नहीं है कि प्रेडिक्शन सिर्फ 1-2 साल के लिए है, ये सालों साल तक चलता रहेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर कई सारी अनटचेबल फील्ड अभी भी ऐसी है, अनटच्ड फील्ड अभी भी ऐसी है कि जहाँ पर अभी भी काम होना बाकी, और वहाँ से सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ ही होगी, नीचे नहीं आने वाला इंडिया। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे वो 44 हो, चाहे 64 हो, चाहे 100 हो, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ पर इंडिया के अंदर आना शुरू हो चुके हैं, चाहे वो टेस्ला हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर वाली कंपनियाँ हो, चाहे वो आईफोन वाला इन्वेस्टमेंट हो। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। इंडिया पिछले साल $44 बिलियन की डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है। जो पाकिस्तान करप्शन 128 पे, थोड़ा और अगर हम बर्दाश्त कर लें तो 138 पे आके ख़त्म हो जाएंगे। वी विल बी लास्ट। ओ भाई, आप अपनी इकानमी को बूस्ट कर दें। इंडिया 1990 में पाकिस्तान से 4 गुना था, आज 11 गुना हो गया है। उनके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, हम देख क्या कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी उनकी डील हो जाए, मामलात पर उधार तेल की मौखर अदायगियों पर बात हो जाए, कुछ पैसे हमें मिल जाए इजाफी। हमारे यहाँ बिजनेस जो है, फॉरेन ट्रेड हमारी जो है इंडिया से तो हम वैसे ही बंद कर दी हुई है। अफ़गानिस्तान में कर नहीं सकते, सैंक्शन लग गई हैं, अमेरिका अलाउ नहीं कर रहा। मैं माल बना रहा हूँ, मैं माल वहाँ भेजना चाहता हूँ, भेजता हूँ, मेरी कोई कबूल ही नहीं करती, पेमेंट नहीं आती। ईरान से पेमेंट नहीं आ रही, हम रीजनल ट्रेड कर ही नहीं पा रहे। हालांकि पूरी दुनिया में रीजनल ट्रेड होती है। हम अपने इन मामलात पे चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें, अगर आगे बढ़ना सही है, ठीक है, जल्द से तो कर लेंगे। बड़े आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। दुनिया के जिन मुल्कों ने अपनी ग्रोथ या अपनी आमदनी में इजाफा किया है, वहाँ डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है। इंडिया पिछले साल $44 बिलियन की डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है, और पाकिस्तान में 1.8 यानी $2 बिलियन से भी कम आई है। सर इस वक्त नेगेटिव है, इस वक्त आपकी एफडीआई नेगेटिव है। जी मैं से दुरुस्त कह रहे हैं, है ही नहीं ना। और नेगेटिव, और बात ये कि माहौल ऐसा हमने पैदा कर दिया कि यहाँ हमारे यहाँ मुल्क में आना ही नहीं चाहते बैरूनी मुल्क के इन्वेस्टमेंट वाले। हम खुद बड़े अरसे से अपनी कंपनियों से, जिन कंपनियों से हम कारोबार करते हैं, कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट लाओ, हमारे मुल्क में उनको एतबार ही नहीं है ना। हमारी पॉलिसीज़ में कोई तसलसल है, और फिर डिवैल्यूएशन इतनी ज़्यादा है। 15% तो जो प्राइम रेट है वो हो जाएगा, और ये मेरे ख्याल में तारीख का हाईएस्ट है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम अरसा ऐसा देखा है, इस रेट पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। तो बहुत सी तब्दीलियां बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है, सबका है, किसी एक पार्टी का नहीं है। सर 12.75 तक भी हम गए हैं। बहरहाल ये आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है। इकोनॉमी से निकल के जरा शैला साहिबा। मुल्क जो है सिफारती लेवल पे तनहा है, मुल्क जो है वो माशी सूरत हाल उसकी बहुत बिगड़ गई है। जानबूझ के अगर हम इकोनॉमिक मैटर्स को भी गलत बताएंगे या कोई ऐसी चीज़ें बताएंगे तो आम लोग तो इन मामले को, ये ज़रा मुश्किल टॉपिक होता है ना, आम लोग तो ये समझते भी नहीं है। देखिए हमारा जो रेवेन्यू है वो बिल्कुल नहीं बढ़ा। यानी इस वक्त हम दुनिया के उन चंद मुल्कों में से हैं जहां अपनी कौमी आमदनी का 11% भी रेवेन्यू नहीं है। हमारे दौर में हमने जो पिछला दौर था मुस्लिम लीग का, पीपल पार्टी ने जो रेवेन्यू छोड़ा था कोई 1800 अरब डॉलर था, हमने 1800 अरब रुपए था, हमने उसको 3600 अरब रुपए सालाना तक किया। इन्होंने अभी 6000 अरब तक लेके इनका टारगेट है, लेकिन वो 6000 कुछ भी नहीं होता। कम से कम डबल भी करें ना, तो क्योंकि डॉलर को 120 से इन्होंने लिया और 190 तक पहुंचा दिया, तो आप देखिए तो रेवेन्यू बिल्कुल नहीं बढ़ा। और मैं नहीं कहता कि हमने बहुत कमाल किया, हमने उसको डबल किया, ये डबल भी नहीं हुआ, लेकिन डबल भी हो जाए तो हम क्योंकि हमारी डॉलर इतना रीवैल्यू हो गया, करेंसी डीवैल्यू हो गई, तो ये रेवेन्यू जो है ना 11% दुनिया के चंद मुल्कों में है, बहुत कम है। फिर आप ये देख लीजिए कि असल चीज़ हमें अपनी कौमी आमदनी में इजाफा करना है। जब तक हम 7-8% के ग्रोथ नहीं करेंगे, हम तो 4% ग्रो कर रहे हैं। खुद चीमा साहब कह रहे हैं 2-2.5% हमारी आबादी सालाना बढ़ रही है, हम बिल्कुल ग्रो, और ये 4% तो इस साल हो रहा है, पिछले सालों में तो ज़ीरो भी रही है ग्रोथ। ये पिछले 4 साल की एवरेज अगर ले लें तो 2% भी ग्रोथ नहीं है, यानी जितनी आबादी बढ़ रही है उतनी भी ग्रोथ नहीं है। असल चीज़ ग्रोथ है, और ग्रोथ बढ़ाने के लिए बड़ी तफसील से बात करना पड़ेगी कि क्या चाहिए। जो पाकिस्तान करप्शन 128 पे, थोड़ा और अगर हम बर्दाश्त कर लें तो 138 पे आके ख़त्म हो जाएंगे। वी विल बी लास्ट। और बर्दाश्त करें।
क्या बात कर रहे हैं भाई? अगर और बर्दाश्त कर रहे हैं तो यू आर अ फेल्ड स्टेट। सऊदी अरब से बड़ी उम्मीदें लेके वो वहाँ पे गए हैं कि वहाँ पे उनका काफ़ी अच्छी उनकी डील हो जाए मामलात पर, उधार तेल की मौखर अदायगियों पर बात हो जाए, कुछ पैसे हमें मिल जाए इजाफी, कुछ काफ़ी चीज़ों पे, और कुछ जाहिर है कि और भी मुआहदों वगैरह पे भी। तो आप समझते हैं कि ये सब चीज़ें अच्छी हो जाएगी मईशत अगर सऊदीया जो है वो हमारे साथ, हमारे नए वज़ीर आज़म के साथ मिल के चलने का कुछ बात बना लेता है? हाँ, ज़रूर। मैं ये कहूँगा कि एक वक्त इम्कान था कि हमें $7 बिलियन मिले, मगर खुद गवर्नमेंट ने कहा है कि कोई $3 बिलियन का पैकेज, 3 अरब का पैकेज, डॉलर का पैकेज अगर मिल जाए तो उससे भी वो खुश होंगे, और बिल्कुल खुश होना चाहिए। मेरे ख्याल में पॉलिटिकली जो है वो ये है कि अगर उसको कोई बेहतर पैकेज मिले निस्बतन इमरान खान का, तो पॉलिटिकली उसको फ़ायदा मंद होगा। ऑफकोर्स हम मुल्क को बेनिफिट भी होगा, मगर पॉलिटिकली उसको फ़ायदा मंद होगा, और वो पॉइंट फिर वो बना सकेगा कि देखो मैं आया हूँ, इसलिए मैं शहबाज शरीफ और हम शरीफ इन सऊदी अरेबिया के जो भुट्टो का भी तो, बिलावल भुट्टो का भी तो ये है सबूत, राइट। और हिलाल साहब, बिलावल भुट्टो का भी तो एज ए फॉरेन मिनिस्टर ये पहला विजिट है। अरे आप किस पे बात करना चाहती हैं? मैं बता रहा हूँ शहबाज शरीफ को क्या मिलेगा, आप उस पे पहुंच गई हैं। तो वो साथ अब आप सुनिए तो सही ना। अब मैं आपको ये कहना, बिलावल भुट्टो का कुछ उसमें नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर और प्रिंस के दरमियान बात होगा। और मेरे ख्याल में इन रिटर्न आप ये पूछें कि हम क्या, शहबाज क्या करेगा सऊदियों के लिए, क्या करेगा? और शहबाज शरीफ ये करेगा सऊदियों के लिए कि वो कहेगा कि ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको, जो भी मिला है इट्स गुड, थैंक यू, हमें जो भी आप देते हैं इट्स वेरी यूज़फुल। और साथ साथ में कोई प्रेशर, जैसे इमरान खान ने लाया था OIC पे कि कश्मीर के ऊपर कुछ कहो, मुसलमानों के ऊपर कुछ कहो, आप रेस्ट कंटेंट, आप इजरायलियों के साथ गहरी दोस्ती जो आप बना रहे हैं उस पे हम कुछ कमेंट नहीं करेंगे, और ना हिंदुस्तान के खिलाफ आपसे हम कुछ स्टेटमेंट एक्सेप्ट करेंगे, ना OIC को हम पूछेंगे कि कश्मीर के मामले को प्रोजेक्ट करें। ये मुख्तलिफ इश्यूज हैं जिस पे हम आपको तकलीफ नहीं देंगे। तो मेरे ख्याल में ये एक इस किस्म का होगा। ठीक। इमरान साहब, सऊदी अरब हो या चीन हो, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि किसी की भी उस पर गवर्नमेंट है, आप समझते हैं कि ये हमेशा ही हमारे लिए मददगार साबित होते हैं ये ममालिक, और हमेशा रेस्क्यू करते हैं पाकिस्तान की मीशत को? अब ये अल्लाह हमें बचाए कि हम कभी उससे निकलते ही नहीं है, इस सिचुएशन से कि रेस्क्यू वाली पोजीशन नहीं रहते हैं। लेकिन आपका शहबाज शरीफ साहब के विजिट पर क्या ख्याल है, सक्सेसफुल होगा ये दौर? देखिए सुबीना, एक रवायत सी ऐसी रही है कि जो भी पाकिस्तानी हुक्मरान होता है वो अपने बैरून मुल्क दौरों का आगाज़ हमेशा सऊदी अरब से ही करता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तो वो वहाँ जाके उम्रा की अदायगी करते हैं और अच्छे काम से अपनी इब्तिदा करते हैं। दूसरे, सऊदीया वो मुल्क है जो सबसे पहले आपकी मदद के लिए तैयार होता है। अब मियाँ शहबाज शरीफ का मामला समझ लें, जब मियाँ शहबाज शरीफ पिछले अपने जलावतनी के दौर में वहाँ गए हैं, तो उस दौर में भी इन्होंने ना सिर्फ वहाँ पे अरबी ज़बान सीखी, बल्कि शाही ख़ानदान से इनके बड़े करीबी मरासिम हैं। आप ये देखिए, यही वजह है कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ख़ुद फ़ोन करके इन्हें मुबारक भी दी। अब ये अपने उन ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए, गुड ऑफिस को इस्तेमाल करते हुए, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के लिए ये को पैकेज अच्छा ले लेंगे, बल्कि इससे भी बढ़ के ये मामला है कि वो वहाँ से पाकिस्तानी जो लेबर है वहाँ उनके साथ वो भी एग्रीमेंट करेंगे, और वो भी एक यकीन दहानी लेके आएंगे कि पाकिस्तानी लेबर जो है वो सऊदीया में जाएगी, जिससे ना सिर्फ लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा बल्कि मुल्क में ज़र मुबादला भी आएगा। तो ये मियाँ शहबाज शरीफ का एक बड़ा इस पे बड़ा कंसर्न है, और उनका जो एजेंडा था उस एजेंडे में ये बड़ा पॉइंट सरफहरिस्त था कि वो उनसे ये भी बात करेंगे। तीसरी बात जो है वो आप ये समझ लें कि तुर्की और मलेशिया के साथ मिलकर जो एक ब्लॉक की बात हो रही थी साबिक हुकूमत में, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, उस पर आपको याद है कि सऊदीया काफ़ी आपसे नाराज़ हुआ था, और फिर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जाके वहाँ सूरत हाल को ठंडा किया था, संभाला था और मामला कुछ बेहतर किए थे।
तो अब सऊदी अरब के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद जो हैं ये अपने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, वो उनके इस हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे और उनको बताएंगे कि हम आपके साथ हैं और हम आपको किसी भी मामले में तनहा नहीं छोड़ेंगे।